तो कल मार्केट के अंदर जबरदस्त एक्शन था। ये एक्शन गिरावट का था और गिरावट का एक्शन आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल वर्डिक्ट आया, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है सॉर्ट ऑफ, उसने काफ़ी हद तक बाजार का मूड को बिगाड़ दिया। असल में बाजार जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है, अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं आए तो फिर बाजार इसी तरह का मैंडेट आपको, इसी तरह का ट्रेडिंग आपको करवा के दिखाता है। देखिए, एक दिन पहले तक 350 के नंबर आ रहे थे, कल आते आते 300 भी नहीं पहुंचे। बाजार के लिए एक डैम्पर था ये। दूसरा पॉइंट, मार्केट में ऑलरेडी एफआईज थे ही नहीं पहले से, और थे भी तो वो सिर्फ नाम मात्र के थे। तो इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बचाएगा कौन, तो इसलिए आप फ्री फॉलो के गिर रहे थे। तीसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर आगे की राह भी उतनी साफ नहीं दिख रही जितनी पहले दिखती थी। तो ये तीसरा पॉइंट है कि आपके विजन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। लेकिन क्या सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होंगी? ऐसी प्रॉब्लम्स हमने पहले भी देखी हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से बाजार पहले भी निपटा है। थोड़ा मार्केट के अंदर सतर्क रह के काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को पहले समझ लो, हम कौन हैं? हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो पाएगा। अगर ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करो। हम 200 दिनों के एवरेज पे हैं। एक ही दिन के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाया, अगले 24 घंटे के अंदर हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिए। तो एक थोड़ा सावधानी रहिए। विक्स आपको पता ही है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ। मेरे साथ आज मेरे दो सहयोगी हैं, पूजा त्रिपाठी दिल्ली से और साथ ही सृष्टि मुंबई से। आज मैं भी मुंबई से ही हूँ, कल वापस आपसे दिल्ली में मुलाकात होगी। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो अहम चीज़ है वो है मार्केट्स के ट्रिगर्स, और मार्केट्स के ट्रिगर हमने विंडो में डाले हुए हैं। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कल ये सारी जब चीज़ें निपट गई उसके बाद दोनों अपनी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा राहुल गांधी, उन्होंने क्या क्या बात रखी ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस समय आप ये देखिए कि हैट्रिक तो लगी है एनडीए की, लेकिन मार्केट को ये लेवल्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन एक चीज़ है, आप किसी ना किसी चीज़ को गिरेंगे या चढ़ाएंगे एक मर्यादा में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो दिन हो सकता है आज का, जब मार्केट थोड़ा अपने आप को बेस बनाने की कोशिश करेगा। देखते हैं डाटा में आगे। डाउ फ्यूचर्स खुद आपको अब दिख रहे होंगे तेज़ है इस समय। खुद यूएस मार्केट्स के अंदर कल बड़ा थमको आती हुई दिखी। इस समय गिफ्ट निफ्टी भी आपको तेज़ दिख रहा होगा, ये 22,000 के ऊपर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल एफआईज की कैश में 12,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। कैश में तो बेचा है, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में खरीदा है, ये किसी ने गौर नहीं किया होगा। ऑप्शंस में कल उन्होंने खरीदा भी है, तो उन्होंने जो कल माल बेच रहे हैं ना, वो थोड़ा हेज करके बेचा हुआ है। और आपको बड़ी हैरानी की बात बताऊं, ऑलमोस्ट क्वांटम भी इतना ही है। जैसे 12,000 का अगर कैश में बेचा ना, तो करीब 11,000 का फ्यूचर्स ऑप्शंस में खरीदा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा, आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, ये भी अपने आप एक ट्रिगर का काम करेगा, और ये ट्रिगर हो सकता है बैंक निफ्टी को यहाँ पे बेस बनाने या फिर बेस तोड़ने का काम होगा। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। मॉनसून वाली खबरें, हीट वेव, इन्फ्लेशन, सरकारी वर्डिक्ट, सब कुछ आरबीआई के इस बार के फैसले के अंदर आपको सुनाई देगी इसकी गूंज। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो कल का मैंडेट थोड़ा सरप्राइजिंग था, और बाजार जो अनुमान लगाकर चल रहा था उससे तो काफ़ी कम मैंडेट यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन एनडीए अलायंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी, लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगा। लेकिन डिम्पी, जो अनुमान करे थे, और जैसा कि शो की शुरुआत में हमने बताया था कि यहाँ से विजन नहीं मिल पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अभी भी। और क्या ये दिक्कत अभी भी आगे बाजार में जारी रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गठबंधन को लेकर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। हमारे पास जो रिपोर्टर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि 5 बजे एनडीए की बैठक होगी, और इस बीच आज इंडिया ब्लॉक भी बैठक करेगा। तो जब तक गठबंधन को लेकर, सरकार को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्या बाजार में ये जो करेक्शन है, थोड़ा डर का माहौल है, ये भी बना रहेगा कुछ समय तक? चिंता तो बनी रहेगी, क्योंकि आपने अभी शपथ नहीं लिया और आपको पता है कि आपकी डगर ऐसी है कि अगर दूसरा आदमी भी हिम्मत करे तो आपके हाथ से छीन सकता है सारी चीज़ें। मैं एक काम आपके लिए करता हूँ। पहले मैं आपको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पहले उन्होंने क्या बयान दिया वो सुनाता हूँ, उसका अपोजिशंस का बयान भी सुनाता हूँ, फिर इस चर्चा को 1 मिनट के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये नंबर्स टैली आपके स्क्रीन पर चल रही है। पहले सुनाइए नरेंद्र मोदी जी ने कल क्या कहा। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए,
वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। देखिए, हम जब सीटें कम होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि बड़ी चीज़ के आगे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। जैसे कल अगर मैं किसी भी आदमी से पूछूं कि मेरे को 5 या 8 शेयर ऐसे बता दीजिए जो कल चले हैं, तो शायद ही किसी के पास नाम होंगे। हाँ, टूटने वाले नाम अमूमन सबके पास हो सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि जो फ्लो हो रहा होता है हम सिर्फ वहीं चेक करते हैं, और जहाँ फ्लो नहीं होता उस चीज़ को चेक ही नहीं करते। तो अंदर की बात यही है जो मोदी जी खुद बता रहे हैं कि 3rd बार का अटेम्प्ट है ये वापस एनडीए का आना। ये अपने आप में बड़ी बात है इस देश के अंदर। पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा अगर यही वापस चलते हैं तो। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये बात कहा कि कई स्टेट्स हमने जीती हैं बाकायदा, और ये बात सच है कि कई स्टेट्स उन्होंने जीती हैं, जिसमें से उड़ीसा एक है। और कई जगहों पर इनके परफॉर्मेंस में बहुत डेंटिंग लग सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं भी हुआ। तो थोड़ा पॉजिटिव भी देखना चाहिए, और मेरे को लग रहा है मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को प्ले करेगा। इंडिया अलायंस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, एक बार उनको भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। अलायंस की तरफ से भी ये बात हुई है कि देखिए हमने भी अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है, तो इसलिए हमको भी मौका दिया जा सकता है। अब इसी मौके पे ही मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों बाइट्स आपको सुनवाई हैं। अब आप देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जल्दी जल्दी सरकार को बनाना होगा, क्योंकि टूट फूट हो सकती है, कोई भी आदमी इधर से उधर जा सकता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है। तो सरकार जितनी जल्दी बनेगी सबसे पहले तो उसी पे मैटर करता है। और मेरे को लग रहा है कि आज शाम को जो 4 बजे की बैठक हो रही है एनडीए की, 4 बजे बैठक होगी, उसमें मोटा मोटी ये फाइनल हो जाएगा, और उसका डेट वेट भी आपको पता लग जाएंगे कब शपथ समारोह हो रहा है और सब हो रहा है। क्योंकि एक बार सरकार बन गई तो आपके पास पावर आ जाती है, जब पावर आपके पास आ जाती है तो फिर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो ये एक पहला पॉइंट है कि जल्दी जल्दी सरकार बने। दूसरा, ये जो दोनों पार्टीज़ के साथ में जुड़ेंगे, खासकर टीडीपी और नीतीश कुमार जी, अगर ये दोनों साथ में रहते हैं, अभी तक तो उन्होंने बयान दिया है कि साथ में ही है, तो ये कितना टफ बार्गेनर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाजार इतनी क्लोजली चेक नहीं करेगा, बाजार तो सिर्फ ये देखेगा अच्छा मोदी जी आ गए, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज ठीक है, पॉलिसी के लिए ठीक है, आरबीआई का फैसले आ रहे हैं बढ़िया से, सब कुछ वैसा ही फील हो रहा है, बाजार भूल भी जाएगा इस चीज़ को। तो ये छोटा सा पॉइंट है सिर्फ नोटिस करने का, लेकिन ये बहुत बारीक पॉइंट है। बस आपको यही ध्यान रखना है, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता हल्का सा डर और भय मार्केट के अंदर बना रहेगा। एक बार हो गया तो एक राउंड का वो डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार में आने के बाद ज़्यादातर लोग कंपाइल हो जाते हैं उसी के साथ ही रहे, और सरकार से पंगा अमूमन कोई लेता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मोटा मोटी विश्लेषण के तौर पर रख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मयूर पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मयूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस एक ही क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूरी जानकारी लेना चाहता हूँ। कल सीटों की टैली पूरी हो गई है, ये बात तय है कि मोदी जी वापस शपथ ले सकते हैं, अभी तक तो ये पता है। अगर ले लेते हैं तो ये धीरे धीरे डर कम हो जाएगा कि सरकार में टूट फूट हो जाएगी, वापस आएगी नहीं आएगी, एक बार शपथ होने के बाद तो ये कम हो जाएगा ना। हाँ, एक बात देखिए तय है, ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत में एनडीए की सरकार बनी हो। इससे पहले हमने 3 टर्म तक कोलेशन गवर्नमेंट देखी है। एक गवर्नमेंट हमने देखी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलेशन में बनाई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 चलाई थी, दोनों ही कोलेशन की गवर्नमेंट थी। और इन तीनों गवर्नमेंट में मार्केट ने भी प्रोग्रेस किया था, इकोनॉमी ने भी प्रोग्रेस किया था और इंडस्ट्री ने भी प्रोग्रेस किया था। हाँ, पॉलिटिकल खबरें आती रहती हैं तो मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो कि हमें यहाँ पर अंडरलाइन करके देखनी चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि एनडीए ने आखिरकार
कितने बड़े ऐसे दल हैं जिनके पास ज्यादा सीटें हो? तो सिर्फ 2 दल हैं। पहला दल बचता है नीतीश कुमार का और दूसरा है आंध्र प्रदेश टीडीपी का, जेडीयू टीडीपी। इन दोनों पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो सीधे नीचे 5 सीट जो है चिराग पासवान ने जीती है और 6 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे ने जीती है। उसके अलावा जितने भी हैं उन्होंने 1-2 सीटें जीती है। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार चलाने में बहुत बड़ा झमेला नहीं है। बार्गेनिंग होगी तो 2 नेताओं के साथ में बार्गेनिंग होनी है और इसीलिए सरकार, जैसा आपने कहा, सरकार जितनी जल्दी बन जाए बेहतर है और मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़े हिचकोले आएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप के साथ हम बीच बीच में संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि देखना होगा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी का फ़िलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार बनना ज़रूरी है। दोनों ही पार्टियाँ बैठक कर रही हैं। अब देखना होगा शाम तक क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन चलिए अब वापस से बाजार पर लौटते हैं और मार्केट की बात करें तो कल हमने एफआईएस की तरफ से भी भारी बिकवाली देखी। 12,436 करोड़ की बिकवाली एफआईएस करके गए। जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे कि पहले ही उनकी पोजीशन कम ही थी और कल जिस तरीके से मैंडेट आ रहा था उसके बाद हमने और भी ज़्यादा बिकवाली उनकी तरफ से होते हुए देखी। डिम्पी, ये एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े कैसे लग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब आगे एफआईएस की होल्डिंग यहाँ से और कम हो सकती है? देखिए, कम होने की गुंजाइश तो और कम है। मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट में पहली बार ऐसा फेज़ नहीं आ रहा जब मार्केट में डर और भय का माहौल हो। इससे पहले यूक्रेन वॉर हुआ, इससे पहले आप कोविड में भी गए, इससे पहले आपने और भी ऐसी चीज़ें की। कोविड में तो मानवता के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा हो गया था। बाजार तो छोड़ दीजिए, मानवता के ऊपर कि आप जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब भी मार्केट ने फेज़ को भी निकाला और उसके बाद से काफ़ी अच्छे से निकल के आया। और आपको पता है कोविड कई लोगों के लिए तो टर्निंग पॉइंट भी हो गया। तो ये एक इवेंट के तौर पर है। इस इवेंट की भी एक मर्यादा है। ये सारा दिन नहीं रहेगा, ये सारे समय में नहीं रहेगा। ये कल आप जितनी चर्चा कर रहे थे आज और कम करेंगे, कल और कम करेंगे, 4 दिन बाद तो आप भी चर्चा करना बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एफआईएस का जो और खासकर ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है ये शांत हो जाएगा शपथ ग्रहण होते ही। उसके बाद फिर ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी। हाँ, एफआईएस सिर्फ ये चीज़ चेक कर, देखो एफआईएस ने एक तो बात प्रूव कर दी कि वो ज़्यादा स्मार्ट है। उनको ये बात इंसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उनके पास 50% की जो होल्डिंग थी उन्होंने घटा के 13 कर दी। कल आप सोच के बताइए, अगर उनको आरईसी ही लेना हो तो वो 25% सस्ता ले रहे हैं ना मार्केट से। अगर वापस उनको आना भी तो आरईसी उनको 25% सस्ता मिलेगा, कंटेनर कॉरपोरेशन उनको 20% सस्ता मिलेगा अगर उनको वापस आना ही है। ठीक, अब आ जाते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, वो 12% पे भी लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं। 11 का लो बना हुआ और पैनिक लो 9 का है। तो आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है शॉर्ट करने की। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्या वो एग्रेशन पहले जैसा रहेगा? उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। ठीक है ना, ये हो सकता है तो बजट तक भी रहे ऐसा कि मामला ढीला ढीला चलता रहे और 50% से कम भी रहे और 30% 40% एवरेज ही मेंटेन रखें, या तो 25% तक की भी एवरेज मेंटेन रखें। इस केस के अंदर सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि बाजार टूटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। तो आप हो सकता है 1 महीने के कंसोलिडेशन में चले जाओ। तो इसलिए एफआईएस का रुख नेगेटिव तो नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव होगा। और कितना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर चेक करना। 25 और 30 की एवरेज बनी रही 1 महीने के अंदर, बाजार कुछ नहीं करेगा, यही 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा। एवरेज बहुत फास्ट हुई, 40% तक आ गया, आपको तोड़ के 23,000 ले आएगा। एवरेज 50% से ऊपर चली गई, नया हाई भी बना दोगे आप बजट से पहले ही, आप ये भी सोच लीजिएगा। लेकिन एफआईएस किस क्वांटम में एवरेज पे आते हैं इसलिए थोड़ा समय देख के आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, वह डीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीआईएस की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। डीआईएस ने ना तो इस एग्जिट पोल से पहले कोई बड़ी खरीदारी की, ना ही कल टूट फूट में कोई बड़ी खरीदारी की है। तो अभी वो शांति से बैठे हैं, उनको थोड़ा और समय लगेगा मार्केट के अंदर आने में और 50% तक 52% तक उनकी लॉन्ग पोजीशंस है। एक चीज़ जो कल वापस से हुई है वह है कि रिटेल के पास कल माल वापस आ गया, 70% से ज़्यादा की पोजीशंस उनकी हो गई हैं। ये थोड़ा खतरनाक चीज़ होता है कि रिटेल के हाथ में माल है। लेकिन आप देखो ना, सारी एवरेजेस हमने कल ही एक ही दिन में तोड़ दी है। तो 200 दिनों की एवरेज है जो मार्केट की, वो यहाँ पे आके रोक भी सकता है मार्केट। और डेरिवेटिव्स का डाटा ये भी कहता है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बस एक चीज़ की वेट करनी पड़ेगी, थोड़ा शपथ ग्रहण हो जाने दो,
उसके बाद आप फिर देखना कि हो सकता है एफआईज भी लौट के आ जाएं, उनको भी पता लग जाएगा पॉलिटिकल टीम कैसे बन रही है, वो काम कैसे करेगी, थोड़ा उनका भी असेसमेंट आपको हाथ में आ जाएगा। खाली अपने असेसमेंट से काम मत करो, एफआईज के असेसमेंट से भी जुड़ के रखो। तो इस बार एफआईज जब तक प्रॉपरली ढंग से नहीं आते ना मार्केट के अंदर, आप भी ढंग से मत आना। हाँ, मन बना के रखो कि एफआईज से नीचे नहीं जाएंगे, तो आपको बॉटम तो मिल गया, तेजी मिलेगी नहीं मिलेगी उसमें थोड़ा डाउट हो रहा अभी। बिल्कुल। तो शपथ ग्रहण समारोह ये एक बड़ा इवेंट है जिस पर कि अब नज़र टिकी हुई है, क्या कुछ वहाँ पर होता है, क्योंकि लगातार देखिए हम आपके स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं और बाजार इस समय इसी चीज़ को वॉच कर रहा है। तो ऐसे में घरेलू निवेशक शांत हैं, एफआईज बिकवाली करके गए ज़रूर है, लेकिन बाजार में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में डिम्पी, निफ्टी में जो मौजूदा और नए लॉन्ग वाले हैं वो क्या करें? देखिए, जिनको नई पोजीशंस बनानी है उनको ना 21,800 का एक छोटा सा बेस पे टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, मार्केट ने एग्जिट पोल और नंबर्स को दोनों को ही झटका जो देना था ना वो दे चुके हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एग्जिट पोल का झटका तो एक ही दिन का था, लेकिन नंबर्स का झटका क्या बड़ा हो सकता है? नहीं, बड़ा नहीं होगा वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास भी क्लैरिटी है। और सेम अभी तो मैंने आपको बाइट सुनवाई ना, मोदी जी कह रहे हैं कि थर्ड बार वो आ रहे और उनकी पार्टी ने बनाम उनका नाम तक डिक्लेयर कर दिया। कल अगर कोई वाद अपवाद होता तो कल ही कल में पता लग जाता, लेकिन रही बात जब तक शपथ होती नहीं है ना तब तक ये हो सकता है। पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदलते भी हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैं शपथ तक कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी चेक करेंगे ना, वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 200 दिनों के एवरेज को तोड़ने के मूड में नहीं है। तो आप 21,800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हल्की सी पोजीशंस को टेस्ट कर सकते हो। नए लोग भी देखिए, नए लोगों को कल हमने शॉर्ट नहीं करवाया लेकिन लॉन्ग करने से साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन आज हम खुल के कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत पोजीशन लेनी है ना तो इस लेवल पे टेस्टिंग जरूर की जा सकती है 21,800 का। जब आप टेस्ट करते हो तो आप खुद ही समझ लीजिए, मैं आपको 10 से 20% की बात ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा के नहीं। पुल बैक आया, कहाँ तक जाएंगे? 22,000 से पहला होगा और 22,300 दूसरा होगा। आप बोलेंगे सर टूटा तो 1300 पॉइंट है, 1300 पॉइंट की रिकवरी क्यों नहीं आएगी? सर नहीं आएगी, क्योंकि 1300 पॉइंट की रिकवरी एग्जिट पोल की यूफोरिया से टूटा हुआ है। आप तो नॉर्मल हो ना, अब एग्जिट पोल भी खत्म हो गया, नंबर्स भी खत्म हो गया, आप नॉर्मल श्रेणी में आओ। तो नॉर्मल श्रेणी 23,000 की नहीं है, नॉर्मल श्रेणी नॉर्मल कैटेगरी जो है वो 22,000 समथिंग की है। ये समथिंग कितना है? 22,200-300 ही है बस अभी तक। तो आपके टारगेट फिलहाल यही होने चाहिए। एक छोटे से राउंड की आप बाय जरूर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 21,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। बड़ी पोजीशंस लेने से अभी बचें जब तक शपथ ग्रहण हो नहीं जाता। टफ बार्गेनर बार्गेनिंग कर नहीं लेते, आपको पता लग जाएगा मंत्रिमंडल में भी कौन आ रहा है, और इस बीच इसी 3 दिन में ही आरबीआई का फैसला भी आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की वर्किंग आपको वहां से भी पता लग जाएगी कि वो कितने पीछे बैकफुट पे गए हैं कि अभी भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं वो। पर जी हाँ डिम्पी, आरबीआई की पॉलिसी का ट्रिगर एक बड़ा ट्रिगर है जिस पे मार्केट्स की नज़र रहेगी और उसके चलते निफ्टी बैंक पे भी नज़र रहेगी। और कल की भारी गिरावट के बाद डिम्पी, क्या बैंक निफ्टी भी अपने बेस लेवल्स के आसपास है? क्या यहाँ पे भी कुछ टेस्टिंग करनी चाहिए? मैं मौजूदा लॉन्ग्स की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि कल पता नहीं क्या ही हुआ होगा उनका हश्र, अगर उन्होंने होल्ड किया हो। होप सबने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, पर देखिए पोजीशनिंग के हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे हैं, और मान लो कटे हुए हैं तो सिर्फ वो मार्जिन से कटे, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं काटे, क्योंकि वो चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ देखिए चुनावों का ये है, और उनको भी समझ में आ रहा था कि 24, 25, 30, 40% अगर विक्स बढ़ेगा तो बाजार तो ऐसे ही टूटेगा। तो किसी ने डेलिबरेटली बटन नहीं दबाया होगा शॉर्ट का कि भाई मेरे को बेचना है या मेरे को अपना माल खाली करना है। तो अगर हुआ है तो सिर्फ वो मार्जिन से कटा है, तो उसके हाथ में भी नहीं है, वो तो ब्रोकिंग टर्मिनल्स का काम है, वो तो अपने आप काट ही देंगे मार्जिन नहीं होंगे तो। अब आते हैं कि बैंक निफ्टी पे आपने कहा कि बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में फ़र्क नहीं है, लेकिन पहला जो स्टेबिलिटी लेके आएगा ना वो निफ्टी ही लेके आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास चॉइस है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, तो बोलूँगा निफ्टी में पहले करो आप ट्रेड। बैंक निफ्टी को थोड़ा सेटल होने के लिए समय चाहिए। दूसरा, लेकिन बैंक निफ्टी भी ख़राब नहीं है, 46,500 पे आपको वर्थ मिल सकती है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 46,500 का लगा के, 46,300 का लगा के अगर स्विंग का पकड़ना है तो इसको भी लगा के आप एक टेस्टिंग यहाँ भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो आज सिर्फ 2 ही लॉट से काम करना। आज फर्स्ट डे है जब हम एग्जिट पोल और चुनावों के नंबर्स को ख़त्म करके एक नए सिरे से थोड़े डल सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि अगला 10 दिन मार्केट बहुत डल रहेगा।
थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा सो आएगा, लेकिन मार्केट डल रह सकता है काफ़ी। तो बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान रखिएगा। एक और चीज़, शॉर्ट करने का अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, शॉर्ट नहीं करना, ना तो निफ्टी को करना है ना ही बैंक निफ्टी को करना है। वजह दोनों का एक एक पॉइंट के साथ क्लियर कर देता हूँ। पहला, बैंक निफ्टी का तो पुट कॉल रेशियो ही बहुत हल्का हो गया, वो फेयर वैल्यू नहीं है बल्कि वो तो ओवरसोल्ड वैल्यू पे आ चुका है। और रही बात एफआईज की, होल्डिंग 12% पे खड़ी हुई है और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती कि मैं शॉर्ट खोल दूं। शॉर्ट खोलने थे तो ऊपर खोलने थे 23,000 पे, जहां पर आपको यूफोरिया अपने चरम पर दिख रहा था, वहां अब नहीं खोलने चाहिए शॉर्ट्स। तो शॉर्ट ना खोलें, दोनों पे छोटी छोटी टेस्टिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस मैंने आपकी स्क्रीन पर बता दिए। संतोष मीना आज के हमारे मेहमान हैं, मितेश पंचाल आज के हमारे मेहमान हैं, सोनी पटनायक आज के हमारे मेहमान हैं। इन तीनों से हम करेंगे बातचीत। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी जी आपका भी शुक्रिया। देखिए कल ना थोड़ा चुनावी माहौल था, तो आपसे कई बार हो सकता है कि आपको हमने करेक्ट किया हो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ पाए हों, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहेंगे आपसे। लेकिन आज पूरी तरह से वापस मार्केट पे ही रहेंगे, छोटा मोटा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आएगा तो वो हम काउंटर चेक करते रहेंगे। सोनी, पहले मैं आपसे ज़रा पता करना चाहता हूँ आपकी कैलकुलेशंस क्या कह रही है इंडेक्स की, और साथ साथ अपने शेयर्स भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टिम्पी जी, सारे दर्शकों को। देखिए निफ्टी ऑब्वियसली कल काफी एक्सट्रीम सेल ऑफ देखने को मिला है। अनएक्सपेक्टेड इंडिया विक्स वो भी बढ़ते गया एंड काफी हाई अभी भी लग रहा है। सो मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी 1 और 2 दिन के लिए यहाँ पे बना रहेगा जब तक थोड़ा सा ब्रॉडर डेटा सेटल नहीं हो जाता है। निफ्टी काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स कल ब्रेक किया है, 22,000 ब्रेक किया, उसके नीचे 21,800 को इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक करते हुए 21,400 300 लेवल्स को टेस्ट करके बाउंस किया। क्लोजिंग आया है 21,800 के ऊपर, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए आगे चलते हुए देखने के लिए कि 21,800 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अगर डिफेंड हो पाता है तो हल्के से बाउंस बैक यहाँ से 22,000 22,100 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। एक मॉडेस्ट रिबाउंड हो सकता है बिकॉज काफी एक्सट्रीम सेल ऑफ हुआ है। बट एफआईज की जो लॉन्ग शॉर्ट पोजिशनिंग जो स्क्वीज आउट हुई थी मंडे को, दोबारा कल शॉर्ट्स नेट शॉर्ट पे वो दोबारा आ गए हैं। 13% के लॉन्ग्स पे ओनली अभी खड़े हैं, 87% शॉर्ट्स पे हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ये 13% 7 से 8% के रेंज तक भी एक बार टेस्ट हुआ है। सो वो एक बार यहाँ पे थोड़ा कॉशियस आउटलुक मेंटेन करना चाहिए क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो सकता है। इन दैट केस नेट शॉर्ट्स और बढ़ सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि 22,100 लेवल से कोई सेल ऑफ अगर आता है तो वहां से आपको कॉशियस मेंटेन बनानी चाहिए बिकॉज इन दैट केस 21,500 दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। सो आज के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच मेंटेन कीजिए, इमीडिएटली हरी मत कीजिए, बाय मत कीजिए, सेल मत कीजिए, वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी इंडेक्सेस में। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल निफ्टी 50 पे तो 21,800 एक अहम लेवल है जो कि देखना होगा क्लोजिंग बेसिस पे कि मार्केट इसको होल्ड करता है या नहीं। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स के एक एक करके स्टॉक कॉल्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ तीनों ही मेहमान फिलहाल शामिल हैं। और संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे जो 2 स्टॉक्स है दोनों ही डिफेंसिव बेट है। पहला है ब्रिटानिया। एफएमसीजी स्पेस हम देख रहे थे कल आउट परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी बिकॉज एक तो इलेक्शन कारण है ही और फंडामेंटली भी वहाँ एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड रूरल रिकवरी। सो मुझे लगता है ये थीम आउट परफॉर्म करेगी। इमीडिएटली 5500 का टारगेट रहेगा, 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है टीसीएस। मुझे लगता है टीसीएस में भी खरीदारी करना चाहिए, यहाँ से आईटी स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है। ग्लोबल क्यूज थोड़े से पॉजिटिव भी है एंड टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाकर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 3800 का टारगेट रहेगा, 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिस्ट में है एक शेयर जो आप कह रहे हैं कि बढ़िया चल सकता है, 5500 तक का टारगेट है। ये भी मेरे को कल काफ़ी एक और चीज़ आज ना संतोष सर ने ये बात अच्छे से बताई है कि देखो अभी भी ना आप डिफेंसिव से बाहर मत आओ। वो आपको 2 काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे, आपको मार्केट के अंदर रखेंगे विद सेफ्टी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी सामने मॉनसून जैसा ट्रिगर भी है तो इनका निजी चीज़ें भी है। फिर एक और चीज़ वो आता है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी ये तो नहीं शायद कहेगी इस बार कि भाई इंटरेस्ट रेट घटा देंगे हम, लेकिन शायद सिनेरियो थोड़ा क्लियर करे कि भाई कभी गुंजाइश बनेगी कि आप इंटरेस्ट रेट घटाने जा रहे हो कि नहीं घटाने जा रहे हो। तो इस सारी चीज़ों के हिसाब से ना तीनों पॉइंट इसके अंदर एडिड है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिमांड सिनेरियो ख़राब नहीं हुआ। पॉलिटिकल चीज़ें खरीदने से ना ही आप बिस्किट कम खाओगे ना ही आप केक कम खाओगे।
तो वो तो रहेगा ही वैसे ही। तो ये एज इट इज़ लगता है, इसलिए मेरे को ब्रिटानिया काफ़ी पसंद आया। TCS भी एक शेयर है, सर ने जो आपको दिया है उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। वो भी एक बड़ा बैलेंसर है मार्केट का, आपको मालूम ही है, और उसका खासकर इंडियन मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं है ज़्यादा, वो ग्लोबल सिनेरियो को ज़रा अच्छे से देखता है। मितेश पंचाल को भी ज़रा जोड़ लेते हैं। मितेश सर नमस्ते, ज़रा बताइए सर अपनी कॉल्स आप। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड Good मॉर्निंग टू पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। तो 3 कॉल है यहाँ पे। पहला है इमामी लिमिटेड। अगर आप इमामी लिमिटेड की चार्ट पैटर्न देखो तो 580 से 600 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है और ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है 610 के ऊपर। सो एट द करंट मार्केट प्राइस 628 इमामी लिमिटेड इज अ बाय विथ अ स्टॉप ऑफ 580। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 720 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 780 का। पिछले कई दिनों से बारिंग दिस लास्ट 2 days ऑफ वॉलेटिलिटी MNC स्टॉक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो वहां से हमने पिकअप किया है 3M इंडिया। 3M इंडिया में 31,800 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक कंफर्मेशन मिला है और 32,000 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो 32,352 जो CMP है वहां पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 29,800। पहला टारगेट रहेगा 37,000, दूसरा टारगेट रहेगा 39,000। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अगले 1 से 3 महीने में ये स्टॉक्स में आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज KNR कंस्ट्रक्शन। वहां पे भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है, 285 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक ट्रेंड रिवर्सल है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड भी मिलेगा। तो हमारे हिसाब से 297 के ऊपर KNR कंस्ट्रक्शन बाय करना चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 261 का। पहला टारगेट रहेगा 367, दूसरा टारगेट रहेगा 390 का। एक्शन हो गया, 3M इंडिया हो गया और इमामी हो गया, तो तीनों शेयर्स पे आप ध्यान रखिएगा। सर ने भी देखो एक डिफेंसिव ट्रेड आपको दिया है इमामी का। आपको डिफेंसिव स्टॉक्स अभी रखने हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि डिफेंसिव इसलिए रखने हैं क्योंकि आपको एक तो मार्केट के अंदर रखेंगे, सेफ रखेंगे, मॉनसून वाला फिगर, RBI की पॉलिसी वाला फिगर और अपनी डिमांड का दिख, तो सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ रही हैं कोइंसिडेंटली। तो आप इस पर ध्यान रखिए। एक इंटरनेशनल कंपनी भी होगी 3M इंडिया और KNR कंस्ट्रक्शन लोकल कंपनीज में से आ गया। सोनी पटनायक वापस आपके पास आ रहा हूँ आपके शेयर्स में। डिम्पी जी, आज कोई कंफर्म्ड यहाँ पे स्टॉक सजेशन नहीं देना चाहूंगी। एक कंडीशनल वॉच रख सकते हैं HUL में, बिकॉज कल हमने वही एक ही स्टॉक में FNO काउंटर पे जहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम देखा है। कंडीशन ये है कि अगर 2520 2525 के रेंज को आज ब्रेक करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकता है इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर आपको 2550 2555 लेवल्स तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और उस लेवल पे अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो आप 2490 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो ये एक ही कंडीशनल बाय बना के रह सकता है अभी के लिए। बाकी एक बार मार्केट ओपन हो जाए, डेटा सेटल हो जाए, उसके बाद फ्रेश कॉल्स देने के लिए इंट्राडे बेसिस पे बेटर होगा। ठीक है, तो HUL पे एक कंडीशनल बाय हो सकता है, यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। तो क्लियरली डिफेंसिव्स पे नज़र रखनी है। साथ ही हम देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें तो हिंडाल्को फोकस में रहने वाला है। नोवेलिस की IPO जो है उसको टल गया है। यहाँ पे US आर्म है हिंडाल्को की। और इंटरेस्टिंगली बात करें तो 8,000 करोड़ का जो IPO था ये होने वाला था, ये जो है रद्द हो गया है। कंपनी कह रही है कि वो इवेलुएट करेंगे फर्दर टाइमिंग कब इसकी IPO आ सकती है। करंट मार्केट कंडीशंस के कारण जो इन्होंने वापसी की है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे थे कि IPO जो अगले 2 हफ्ते में आ सकती थी। IIFL फाइनेंस भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे स्पेशल ऑडिट जो RBI की थी गोल्ड लोन्स पे, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई ऑब्जर्वेशंस RBI की नहीं आई हैं, बट नेवरदलेस हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है ऑडिट ख़त्म हो गई है। ब्रेंट क्रूड भी जो है $78 प्रति बैरल से नीचे आ गई है और देखा जाए तो लोएस्ट लेवल्स देखे गए हैं फरवरी के 2024 पे। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो ये नेगेटिव रहेगा ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए, जैसे कि ONGC इंडिया, ऑयल इंडिया, वेदांता, HOAC। पॉजिटिव रहेगा OMCs के लिए
और इंटरेस्टिंगली जो एंड यूज़र्स होते हैं, जैसे पेंट के स्टॉक हुए, एविएशन के स्टॉक हुए, टायर के स्टॉक हुए, जो क्रूड पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए जो है पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। कॉनकॉर भी फोकस में रहने वाला है। उन्होंने MOU साइन किया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ पे वो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस जो है उस पर वो काम करेंगे। LTI माइंट्री अगर देखें फोकस में, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखा है SAP के साथ, जहाँ पे वो डिजिटल सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इक्यो लाइटिंग ने भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी अपने नोएडा के प्लांट में। और SBI इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन आ रही है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड रेज हो सकता है लगभग $3 बिलियन, यानी कि 20,000 करोड़ तक। विप्रो ने भी AI की जो है सोल्यूशंस लॉन्च की है, Zscaler की। और आखिर में शिल्पा मेडिकेयर के बारे में भी मैं बात करूँगा, जहाँ पे ओवरऑल जो है आर्म ने एप्लीकेशन दी है US FDA को सीरम प्रोडक्ट्स को लेके। तो एक टाइप से माइल्ड पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, बट ओवरऑल न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है नहीं आज दिन के ट्रेड में। और बाजार जो है इलेक्शंस और उसके क्या इम्पैक्ट आती है स्पेशली डिफेंसिव्स को लेके, वहाँ पे जो है थोड़ी बुलिश नज़रिया देखने आज मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो देखिए आज कई सारे ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई है इलेक्शन को लेकर के, कैसे अब वो इस इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद अपनी पोजीशनिंग तय करेंगे। कुछ ब्रोकरेजेस ने अपने निफ्टी के भी लक्ष्य दिए हैं लंबे समय के, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले कुछ खबरों वाले शेयर्स पे अपने एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। और सबसे पहले हिंडाल्को, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि अगले 2 हफ्ते में आने वाला था IPO, बट अब जो है वो टलता हुआ नजर आया है। हालांकि बहुत ऊपरी वैल्यूएशंस पे, या फिर ये बताया जा रहा था कि हिंडाल्को को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। पर जी हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर तो थोड़ा वीक है ही, क्योंकि कल की भी एक भारी फॉल आई। पर उससे पहले भी अगर एक दिन पहले का भी हम सेशन ले तो वहां पे भी हिंडाल्को थोड़ा सा कमजोर था। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे कि अगर थोड़ी सी वीकनेस और गहराती है, हालांकि मेटल सेक्टर जो है हाल फिलहाल अच्छा कर रहा था, पर हिंडाल्को के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे? यस, हिंडाल्को में भी इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, बट 580-600 का एक एरिया है जहां से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। इन केस 580 के नीचे स्लिप होता है तो फिर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज करीबन 550 रुपए के आसपास आएगा, वहां ये स्टॉक बॉटम बना देगा। बट अभी वो काफी दूर है, ऑन इमीडिएट बेसिस 580-585 के लेवल को वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया हिंडाल्को पर। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कुछ निकल कर आई है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए, काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं, स्पेशली चुनाव नतीजों के बाद भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं ढेर सारी, उनके बारे में कुछ बताइए। और स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स क्या हैं वो भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट आई है, उस पर नज़र डालते हैं। तो उन्होंने L&T को निकाल दिया है अपने पोर्टफोलियो से और HCL टेक को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है। उन्होंने कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी दिए हैं। सबसे पहले उनके प्रिफर्ड सेक्टर्स में 4 सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, IT, इंश्योरेंस और कमोडिटीज़। इन पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा उनका मानना है कि एक्सपेंसिव, डिस्क्रिशनरी और कैपेक्स थीम्स में थोड़ा सा डी रेटिंग दिख सकता है, तो यहाँ पर उनका नज़रिया नेगेटिव है। और ITC उनका टॉप पिक है स्टेपल सेगमेंट से। तो कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ दिए हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मैक्रो स्टेबिलिटी अभी भी कंटिन्यू हो सकती है अगले कुछ सालों के लिए। थोड़ा वेलफेयर एलोकेशन पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग रीएलोकेट हो सकता है कैपेक्स से हटकर। तो FMCG जैसे सेक्टर स्टेपल्स को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो उनका मानना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म का नज़रिया अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है। रिफॉर्म्स जो हुए हैं शुरू पिछले 10 सालों में वो कंटिन्यू हो सकते हैं और वॉलेटिलिटी में जो स्पाइक देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में वो भी कम हो सकती है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। IIFL की रिपोर्ट की बात करें तो उनका भी मानना है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स पर अब गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और इसी के चलते कैपेक्स जैसे थीम्स को नुकसान हो सकता है। डिफेंस पर उन्होंने अवॉइड की राय दी है। और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ की बात करें तो लार्ज कैप स्पेस से सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स को उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है और SBI लाइफ और BPCL को अपने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। इसके अलावा अब लास्ट में बर्नस्टीन की रिपोर्ट पर बात करते हैं। उनका मानना है कि निफ्टी का टारगेट अभी भी उन्होंने 23,500 रुपये का 500 का दिया है
और शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन फाइनेंशियल्स पर उनका की ओवरवेट रेटिंग है। अंडरवेट रेटिंग की बात करें तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स पर उन्होंने अंडरवेट की राय दी है। उनका मानना है कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी दिख चुकी है, तो अब थोड़ी सी नरमी इस सेक्टर में दिखाई दे सकती है। और कल के मार्केट सेल ऑफ की बात करें तो उनका मानना था कि थोड़ा सा एक्सट्रीम रिएक्शन था मार्केट का, और शायद मार्केट में थोड़ा रिबाउंड दिख सकता है। तो ऑल इन ऑल सभी ब्रोकरेजेस की यही राय है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, तो एफएमसीजी स्टेपल्स जैसे सेक्टर पर वापस ट्रैक्शन दिखाई दे सकता है, और कैपेक्स, थीम्स, डिफेंस जैसे सेक्टर से थोड़ा सा एक्शन कम हो सकता है। ठीक है, तो ये हैं चुनावी नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, सीएलएसए की, मॉर्गन स्टैनली की, गोल्डमैन सैक्स की। कुछ यहाँ पर पोर्टफोलियो में बदलाव भी किया है उन्होंने, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनीत बोलिंजकर भी जुड़ चुके हैं पैनल पर। विनीत जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल का जो मैंडेट आया, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? क्योंकि अभी भी कुछ जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि विजन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, थोड़ा समय देना होगा, और उसके चलते उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं और नीतियों में भी कुछ बदलाव हो सकता है, ये भी कुछ रिपोर्ट्स कह के चल रहे हैं। तो क्या अभी ये सही समय है, थोड़ी पोर्टफोलियो चर्निंग कर लेनी चाहिए आगे की पॉलिसी को देखते हुए, या अभी थोड़ा वेट करें, सरकार बन जाने तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी बाजार को? देखिए, दो तीन चीज मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है आकलन मैंने किया है वो आपको शेयर करता हूँ कि मोदी की आप कल की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो तो कंटिन्यू करेंगे उनकी राह पे। दूसरा चीज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है, यू नो आगे जाके इसके इलेक्शन आने वाले ही है बिहार के, तो जेडीयू विल बी इंटैक्ट क्योंकि वहां पे उनका काफी कम हो चुका है दबदबा। दूसरी जगह आप अगर देखेंगे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सीबीएन ने इशू किया है मोदी गवर्नमेंट को, तो हमको लगता है स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो ये 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि वैल्यूएशंस आपके पीएसयू, डिफेंस और केपेक्स वाले स्टॉक्स में काफी एग्रेसिव थे, वो आपके कल पीटर आउट हो चुके हैं। और अगर आपने देखा रहेगा सेक्टर और रोटेशन कंजम्पशन में चल गया है। अभी बहुत बहुत जनों का आकलन है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स आएंगे, मुझे नहीं लगता कि पॉपुलिस्ट मेजर्स आएंगे, पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो पूरा कंजम्पशन की तरफ थीम है, रेनफॉल अच्छी होने की संभावना है, और गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग भी काफी अच्छा किया है। तो अगर ये सारी चीजें को हम कंसिडरेशन में ले तो आपका एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेपल्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, और आपका पोर्टफोलियो कंजम्पशन की ओर है ना, ऑलमोस्ट 60% ओवरवेट करेंगे, तो अगले आपके 3 साल में बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस मिल सकते हैं। डन। विनीत जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपने पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखा, और आप एक ऐसे सेगमेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं जो थोड़ा वॉलेटाइल भी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी है, वो है अडानी ग्रुप के शेयर्स। कल अडानी पोर्ट्स के अंदर 21% की गिरावट आई। हालांकि 21% की कल जो गिरावट आई, अडानी एंटरप्राइज में 20% तक की गिरावट आई। इससे पहले बढ़ भी इतने ही चुके हैं, तो कल की गिरावट को सिर्फ अगर लोग देख रहे हैं कि 20% टूटा, तो आप एक दिन पहले झांक के देखो 20% बढ़ा भी था। तो कल हुआ कुछ नहीं एक्चुअली में, अगर 2 दिन में हिसाब से देखा जाए तो। सर, ये कंपनीज ठीक है कि अभी थोड़ा दूर रहे इससे? नहीं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनकी स्टोरी हिंडनबर्ग, जिस ग्रुप ने हिंडनबर्ग को सहा हो उसको ये चीजों से प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट का फोकस 100% इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड, और इनके सारे जो सेक्टर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है। इनके B2C सेगमेंट्स जो भी है ना, वो भी इंफ्रा से डिराइव होते हैं, और सारे सेक्टर्स इंडिया के लिए कैटेगरी के लिए, अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो रोड, कोल, कॉपर, डिफेंस, वाटर, ये सारे थीम्स है, डेटा सेंटर्स है, तो अडानी एंटरप्राइजेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखते। आप देखोगे कल जो फॉल आया था, आप जो प्रीमियम सेगमेंट जितने भी थे ना, सारे स्टॉक्स में लगभग 20-25% की हिट आई थी, पीएसयूज एंड अडानी स्टॉक्स। तो हमें लगता है कि ओवरडन है थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग दैट ये स्टॉक रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टॉक डेफिनेटली रिएक्ट कर सकता है यहाँ से, और 2500 की लेवल तक भी आ सकता है, अगर मार्केट वीक हुई तो। पर मेरे हिसाब से बिजनेस
is super fine. अडानी ग्रुप पे तो हो गई बात। एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है, मैं जरा वो टेक्निकल एनालिस्ट के पास जाके पूछूंगा क्योंकि मेरे को उसका बेस चेक करवाना है। जब मैंने अडानी की बात बोली तो अंबानी का एक शेयर ज़रूर चेक कराऊंगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कल इसकी भी बहुत पिटाई हुई, कल 5.5 से 6% ये शेयर भी टूटा है। सोनी पटनायक एक बार जरा आप चेक करेंगे रिलायंस के नियर बाय के सपोर्ट। देखो कोई भी आदमी मार्केट में उतरेगा ना तो पहले बड़े शेयरों के साथ ही उतरना चाहिए, कायदा भी यही कहता है और ठीक भी यही है। और अच्छी बात है कि जिनके पास नहीं था रिलायंस उनको मौका मिल जाएगा वापस रिलायंस के अंदर आने का। बस मेरे को आप बेस चेक करके बता दो इसके सपोर्ट टारगेट, मैं कंफर्ट की भी रख सकता हूँ। जी टिम्पी जी, डे बिफोर यस्टरडे रिलायंस में एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट आ रहा था, बट कल के मेहम से ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हुआ है। सो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 EMA का सपोर्ट है यहाँ पे 2703। सो कल का भी लो हम देखेंगे ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करते हुए आया है। सो वही इंपॉर्टेंट बेस बनेगा 2700 आप मान लीजिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसको होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ से बाउंस कर सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगेन टू रीटेस्ट 3000 लेवल्स, टाइम लगेगा, बट 2700 सपोर्ट एज अ बेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी। रिलायंस पे भी रहेगी नज़र, पर इस बीच देखिए डिफेंसिव पे भी मार्केट का पूरा फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे कल हमने एक भारी बिकवाली तो देखी ही थी, पर आज जो है CLSA की रिपोर्ट आई है BEL पे, जहाँ पे उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अब वो खरीदारी की राय से डाउनग्रेड करके उन्होंने अब खरीदारी की राय से डाउनग्रेड करके अब आउट परफॉर्म की कर दी है, पर लक्ष्य जो है बढ़ाया ज़रूर है। पर साथ ही HAL की बात करें दूसरी साइड तो उन्होंने अपनी रेटिंग को मेंटेन रखा है वहाँ पे और लक्ष्य में बढ़ोतरी करके 4730 के आसपास के दे रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स पे राय लेते हैं, क्या यहाँ पे एक पेयर ट्रेड का मौका है कि BEL और बिकवाली दिखा सकता है और HAL, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे मूव को पकड़ा है और HAL में एक ज़बरदस्त मूव हमने ऑलरेडी देखा है, तो क्या यहाँ पे अभी भी कुछ लॉन्ग के मौके हैं? मिथिलेश, दोनों ही काउंटर्स एक बार चेक करके बताइए, क्या यहाँ पे एक पेयर ट्रेड की रणनीति लेनी चाहिए? देखिए, जहां तक BEL का सवाल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है और करंट सिनेरियो में स्टॉक जो है वो 221 तक आ सकता है, 255 का क्लोज है। सो BEL में कैटेगरिकली ना है। रीजन बिग इज दिस दैट कि अगर आप वीकली चार्ट देखो तो फॉर द वीक एंडेड 18th of May 2024 258 का क्लोज था और उसके नेक्स्ट वीक 24th of May 2024 का जो हाई था वो 299 था। तो जो गैप अप ओपनिंग हुआ था फॉर द वीक, वो गैप फिल करने के लिए स्टॉक आएगा जिसका लो बना है 221। सो 221 तक ये स्टॉक नीचे में आ सकता है, तो वहां पे डेफिनेटली खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जहां तक HAL का सवाल है, HAL में करंट जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है बहुत ही नियर, दैट इज 4333 का क्लोज है। जो लो है 3955, वहीं पे क्वार्टरली और मंथली चार्ट के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो हमारे हिसाब से HAL में खरीदारी करनी चाहिए। स्टिक स्टॉप लॉस 3955 का रख के, और ट्रेंड एक्सटेंशन है वो 4500 के ऊपर आएगा। अगर 4500 क्रॉस होता है तो इमीडिएटली हमको 4800 और 5000 के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 3955 फॉर HAL, द फर्स्ट टारगेट इज 4500, नेक्स्ट टारगेट इज 4800। ठीक है, तो HAL आप डिप्स पे खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। 4500 के ऊपर निकला तो फिर और भी इसमें मजबूती आते हुए दिख सकती है। और अगर BEL का चार्ट देखें तो वो काफ़ी वीक दिख रहा है, 221 के भी यहाँ पे स्तर आप BEL में देख सकते हैं। तो ये एक पेयर ट्रेड की रणनीति, पर मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं, दोनों ही साइड के मूव्स हम काफ़ी शार्प देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस भी उस तरीके से मैनेज करेंगे। पर अभी मार्केट का पूरा फ्लेवर देखें या फिर जितने भी विशेषज्ञ हैं या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कंजम्पशन स्पेस तो है ही, पर कुछ कल एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे थे कि IT में भी थोड़ा सा आप रुझान रख सकते हैं, थोड़े वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पे भी आ रहे हैं। और आज CLSA की बात करें तो उन्होंने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में L&T को रिप्लेस करके अब HCL टेक को अपने इंडिया पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया है। हालांकि उन्होंने टारगेट्स नहीं बताए हैं, पर इस पूरे स्पेस में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि IT कैसे प्लेस है, क्योंकि कल IT काउंटर्स में इतनी भारी बिकवाली नहीं देखने को मिली। आप HCL टेक भी देखेंगे तो कल गिरा ज़रूर था, पर फिर से रिकवर करता हुआ
मात्र 1% तक की यहाँ पे हमने गिरावट देखी। एक बार सोनी HCL टेक का चार्ट देखिए कैसा दिख रहा है। क्या यहाँ पे एक मोमेंटम कैच कर सकते हैं हम पॉजिटिव साइड पे, और विद इन द IT स्पेस कोई और स्टैंडिंग आउट कैंडिडेट आपको दिखता है तो वो भी बताइए। यहाँ पे HCL टेक में अगर हम देखेंगे तो कैश के लेवल में आज इम्पोर्टेंट है 1321 रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस टुवर्ड्स 1342 1350 के रेंज तक नजर आ सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 1290 1290 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड कर सकता है तो एक अटेम्प्ट लेगा डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। सो वॉच आउट फॉर द लेवल्स, या तो 1290 सपोर्ट एंड ऊपर में रेजिस्टेंस 132021 को ब्रेक करना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक कंटिन्यूड अपसाइड टुवर्ड्स 1350 के लेवल्स तक फॉर इंट्राडे नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह HCL टेक पर। कल बाजार तो नीचे था, लेकिन एक स्टॉक चल रहा था, वो है HUL। FMCG स्टॉक्स इनफैक्ट चल ही रहे थे एक तरफ जब सारा का सारा बाजार नीचे था। अगर FMCG इंडेक्स हम देखेंगे, निफ्टी FMCG इंडेक्स, वहाँ पर 518 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई, और उसमें कल लीड ले रहा था HUL करीब 6% ऊपर। वजह भी थी कि अब माना जा रहा है कि सरकार की पॉलिसी में कुछ बदलाव होगा, कंजम्पशन पर फोकस बढ़ेगा, ग्रामीण खर्चों में बढ़ोतरी होगी। तो इस वजह से हमने देखा कि गिरावट के बीच HUL डेज हाई पर जाकर क्लोज हुआ। कुछ माफ कीजिएगा, विनीत के पास जाएंगे। विनीत, अब ये जो HUL में कल तेजी आई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस स्टॉक पर अब नजर रखने की जरूरत है? फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, अभी थोड़ा इंतजार करें? एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवमेंट था सेक्टोरल रोटेशन के हिसाब से, पर मुझे लगता है थोड़ा सा ये करेक्ट करे ना तो इसको बाइंग करना चाहिए, जैसे क्योंकि ये अपने परफेक्टली फिट होता है कंजम्पशन थीम में। जो लेकिन ये स्टॉक है ना, इनकी परफॉर्मेंस आगे देखनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि इसमें लोअर वेटेज के साथ एंट्री करें। बिल्कुल, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह इस पर। संतोष जी, डिफेंस शेयरों पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? बार बार इन कंपनियों को लेकर बात की जा रही है, और आज कुछ रिपोर्ट भी आ रही हैं। BEL पर रेटिंग खरीदारी से घटाकर आउट परफॉर्म की कर दिया, और रेटिंग घटा दिया है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया। तो BEL अगर स्टॉक की बात करें तो क्या नज़रिया बन रहा है आपका? मुझे लगता है पूजा में भी थोड़ा सा इनमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये दे वर द लीडर्स, ओवरऑल व्यू बुलिश ही है, बट थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले और लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी आए बजट के आस। पर्टिकुलर बात करें तो अभी संभावना है कि शायद ये 220 215 के जोन में जा सकता है। वहां जाके शायद हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिले। लॉन्ग टर्म व्यू BL पे अभी भी बुलिश है, बट आफ्टर दिस आउटकम में भी थोड़ा सा एक पीरियड हो सकता है शॉर्ट टर्म करेक्शन और कंसोलिडेशन का। ठीक है, तो ये सलाह BEL पर कर। डिफेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट थी, और BEL भी करीब 19% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन एक टारगेट यहाँ पर बढ़ाया गया है, 207 से बढ़ाकर 294 का किया है, तो इस पर नजर रखिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम। किसी ने हमारे साथ जुड़ रहे कार्यक्रम में। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आप मुंबई में थे, आज आप दिल्ली में हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम नहीं कर पाते इतना जितना आप कर लेते हो, और बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, और सबके साथ मिलते भी हो। ये भी आप कैसे समय निकाल लेते हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को है, सिर्फ शेयर्स के अलावा भी जीवन में कैसे जीना चाहिए। अच्छा संजीव सर, ज़रा बताइएगा, मार्केट का धीरे धीरे बॉटम बनने की प्रोसेस शुरू होगी, या जब तक शपथ ग्रहण पूरा नहीं होता तब तक थोड़ा सा बैठे शांति से? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। रात को वापस आ गए गर्मी में, और मुंबई में तो बरसात हो रही है, तो शायद मिस कर दिया। हाँ। लेकिन कल का दिन तो बड़ा मुश्किल था। सृष्टि को मैं कह रहा था 9:15 और साढ़े 3 तक बैठना मुश्किल हो गया। बड़े सालों बाद हुआ। हाँ। कह रहे थे भाई किसी तरह से बाजार बंद कर दो। लेकिन ऐसा होता है, कल बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुई। मैं आपको एक बार बताता हूँ, एयरपोर्ट से लेके आज सुबह 8 बजे तक सिर्फ मेरे को बहुत जो पैन इंडिया से मेरे फॉलोअर्स हैं फोन आ रहे हैं, क्या लेना है। हाँ। तो पहली बात मूड देख लीजिए, कोई मूड ऐसा घबराहट वाला नहीं है।
रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी ज्ञानी वो जो फॉरेन बैठे हैं उनको छोड़ दो, आप इंडिया की बात करो। मोदी जी वापस सरकार में है। इनफैक्ट डिम्पी जी, कोalition गवर्नमेंट्स हैव हिस्टोरिकली प्रूवन टू बी द बेस्ट बेट्स, क्योंकि कंसेंससली उनके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रो इकोनॉमी होते हैं, और टैक्सेस के ऊपर जो विचकलियां थी वो खत्म हो गई। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज या कल में जो बॉटम है 700-800 पॉइंट की रैली आएगी, तब मेरे को वापस बुला लेना, और वो भी कम से कम। दूसरी बात, शिफ्ट ऑफ पोर्टफोलियो जरूर ऑन दी एनुअल है, क्योंकि कई सेक्टर स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, उनको छूना नहीं, बहुत ओवर प्राइस हो गए थे। यूटिलिटीज में कोल इंडिया, एनटीपीसी है, एफएमसीजी में मैरिको, HUL, नेस्ले, ये डिफेंसिव, आपको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। स्टॉक्स की हम सजेशन देंगे, लेकिन सिंह कोई जी, अब वही घबराहट की समझना- बात नहीं है। इनफैक्ट बजट से पहले मुझे लगता है वापस सर माइक 22,800 23,000 के दर्शन होने बिल्कुल अनिवार्य हो जाएंगे। इंडिया इज एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट, क्रूड इज एट अ 3-month लो, बॉन्ड इज एट अ 3-month लो, डॉलर इज एट अ 3-month लो, और यहाँ बरसात कल मुंबई में दर्शन दे गई। बाकी भगवान बिल्कुल। आपके साथ है, इस भाव में नहीं लोगे तो फिर आप वेट करोगे 200 पॉइंट नीचे, वो आपको कोई नहीं। लेने नहीं लेगा। टीवी एनालिस्ट तो इसको 20,000 कर देंगे। नहीं, बस सिंह जी आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए इस लेवल्स पे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री करनी है, और आज के लिए कौन से कॉल्स रहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, तो देखिए सृष्टि जी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, हो सकता है कुछ स्टॉक्स दूं और तो थोड़ा सा धैर्य रख के रखिए कि ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, आपको लेने हैं। कोल इंडिया, एनटीपीसी मेरे फेवरेट्स हैं। आज फिर मैं कोल इंडिया कह रहा हूँ, 440 पे को मिल नहीं सकता। 30% मर्चेंट पे उसके जो पावर सेल्स है, वो इस क्वार्टर में नंबर्स विल बी एक्सेप्शनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। आप देख रहे हैं पावर की डिमांड और कोल की क्या, थर्मल की कैसे कैपेसिटी बढ़ रही है। कोल इंडिया, एनटीपीसी दोनों मेरे बाइस हैं, लेकिन कोल इंडिया में जाऊंगा 440 पे लीजिए। 428 का स्टॉप लॉस है, 425 कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन 478 और 80 यहाँ पहला टारगेट है। वापस 490 भी चले जाए, बड़ी बात नहीं। एचडीएफसी लाइफ पे मैं अब और बुलिश टर्न हो गया। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन, सरेंडर वैल्यू की जो बात आईआरडीए की है, वो एक प्रस्ताव है, वो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट बेस्ट डिफेंसिव प्ले आज की डेट में इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के साथ मैं जाऊंगा 530 पे, 515 का स्टॉप लॉस, 578 का टारगेट। और लास्टली मेरा फेवरेट एबीएफआरएल, जो मैं 3-4 बारी कह चुका हूं कि आपको मौका मिल रहा है। ये शेयर डबलर है, यहाँ से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीटर इंग्लैंड वैन, कोई ऐसी ब्रांड नहीं जो पैन इंडिया नहीं बिकती, और वो सेल्स आर रॉकिंग। दूसरी बात, आपकी मार्केट कैप 125,000 अगेंस्ट 1.75 ट्रेंड की। आई थिंक एबीएफआरएल यहां से दुगने होने की गुंजाइश रखता है। आज मैं 309 के लिए टारगेट है, आज और कल या 2-4 दिन में, और 252 का स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ाइए। और मैं दूसरा ये भी कहूंगा कि मार्केट यहां से मेरे हिसाब से 500-700 पॉइंट की रैली जरूर देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे शेयर्स नोटिस कराने के लिए। अमूमन ये सारे वही शेयर्स हैं जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम आपको वही शेयर्स बता रहे हैं, और आपको नए शेयर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन्हीं शेयर्स के साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और आपको देखो इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा की तरह संजीव सर ये भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, कोल इंडिया, ABFRL, वोडाफोन भी कल उन्होंने बोला था, ये सारे के सारे शेयर्स ठीक है। आप चाहे तो प्री लिस्ट इनमें बना सकते हैं। जो पहली बार आ रहे हैं, पोस्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके लिए और अच्छा है। ये सारे के सारे शेयर्स आपको लेवल्स के साथ फिर से मिल रहे हैं। बसीन साहब, थैंक यू वेरी मच ये सभी शेयर्स बताने के लिए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। एक पॉलिटिकल डिबेट एक बार वापस से थोड़ा कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय हम ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं कि जहाँ पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्वामी सर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। स्वामी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने हमारे लिए आज फिर से समय निकाला। सर, मैं आपको ना कल बहुत याद कर रहा था। मैं इसलिए आपको याद कर रहा था, आपने मेरे से परसों जब बात हुई तो आप मेरे से बार बार यही बात कह रहे थे कि थोड़ा रुक जाओ, एक बार आने तो दो नंबर्स को, एग्जिट पोल के ऊपर इतना एक्साइटमेंट मत दिखाओ। सर, आपको याद है, आप शायद भूल गए होंगे, मैं ही आपको याद दिला देता हूँ आपकी बात। आपने जस्ट 24 आवर्स पहले मेरे से बात बोली थी कि एग्जिट पोल पे इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले नंबर्स आ जाने दो। सर, कल फाइनली जब टैली आई तो ठीक है, वो एनडीए को सरकार में ले आएगी, बट मार्केट को थोड़ा पसंद नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखा। सर, जरा आपकी कैलकुलेशंस कल की फाइनल टैली पर। भाई, जब इतना सरप्राइज होता है तब तो मार्केट
ऐसे चलेगा। बहुत से लोगों ने सोचा था कि मिस्टर मोदी के 74% अप्रूवल लेवल है। ओपिनियन पोल में उनको इतने बड़े बड़े सीट मिल रहे थे, एग्जिट पोल में इतने बड़े बड़े सीट मिल रहे थे, तो सब लोगों ने सोचा कि चलो मिस्टर मोदी को अगर 400 ना आए तो 350 तो मिलेंगे। और जब इतने नीचे गिरे, जब बीजेपी के सीट सिर्फ 230 240 तक गिरे, तब ये तो बहुत बड़ा शॉक हुआ। मगर एक दिन के शौक जब खत्म होते हैं, अगर आप आगे देखेंगे कितना फर्क हुआ है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का पॉलिटिकल सीन में बहुत फर्क हुआ। ठीक, पहले लोग सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सेक्युलरिज्म को निकाल देंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा देंगे। वो तो खैर उसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके सीट इतने कम हैं को मेजॉरिटी लेने में उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का तो कोई चांस है ही नहीं। मगर अगर आप पॉलिटिकल चीज को अलग रखें, अब अगर आप इकोनॉमिक साइड देखें, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कंटिन्यूटी होगा, कोई बड़े नए नए प्रोग्राम एक भी नहीं था उसमें। उन्होंने बोला कि अभी 5 साल से हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसके वजह से आपको 8.2% जीडीपी ग्रोथ मिल गया है, और ऐसे ही इसी राह पे हम चलते जाएंगे और लोगों के हमारे साथ ले चलेंगे। अगर प्रोग्राम जो भी है उसको अपस्केल कर सकते हैं, नए नए सेक्टर लगा सकते हैं। मगर आप जितना भी पढ़े, आप नहीं देखेंगे कि कोई यू टर्न हुआ या कोई बड़ा नया प्रोग्राम। तो इसका जी, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, उनके सीट 400 तो नहीं मिले, 292 शायद मिलेंगे, मगर तब भी मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी है। मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे पूरे 5 साल के लिए। जरूर उनको कोलिशन मैनेज करना पड़ेगा, मगर इस कोलिशन को मैनेज करने में मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार और कहीं जाना चाहें, वो कहाँ जा सकते हैं? इंडिया ब्लॉक उनको क्या दे सकती है जो मोदी नहीं दे सकती? तो मेरे ख्याल में ये स्टेबल गवर्नमेंट होने वाला है 5 साल के लिए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होने वाला है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बीजेपी का मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन के बारे में लोग कम बोलने लगेंगे। बोलेंगे भाई आदमी तो वही है, उसी कुर्सी में है, वही पीएमएमओ है, वही ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसके साथ। हाँ, उसको थोड़ा सा कोलिशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मगर आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या थे? एक तो था कैपेक्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने पिछले 3 सालों में बढ़ाया, वो बढ़ाते ही जाएंगे। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो भी आगे बढ़ता ही जाएगा, शायद 1-2 सेक्टर और लगा पाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं, वो डिसइन्वेस्टमेंट आगे भी बढ़ता ही जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने बोला था कि 5.8% से 5.1% और तब 4.5% को नीचे ला देंगे 2 साल में। ये करना काफी मुश्किल काम है। मगर अगर आप देखेंगे उनका इनडायरेक्ट टैक्स का तो बहुत बोनांजा हो गया इस साल में। इसके वजह से मेरे ख्याल में ग्रोथ अबाउट 20 to 30% हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। तो इसके वजह से जब इतना रेवेन्यू आ रहा है, मेरे ख्याल में ज्यादा कैपेक्स भी डाल पाएंगे, फिस्कल डेफिसिट भी कम कर पाएंगे, और शायद रूरल डिस्ट्रेस के लिए वो कोई अलग प्रोविजन करेंगे। अगर आप देखेंगे ये जो पीएम किसान है, 6,000 रुपए वो दे रहे थे 5 साल से, इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू तो कम हो ही गया। बिल्कुल ठीक सर, आपके इस आंसर ने सर बहुत सारी हमारे जो क्वेश्चंस थे ना एक साथ क्लैरिटी दे दी कि मोदी जी रहेंगे, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होने जा रहा, जो उन्होंने पहले काम बोले हैं सारे के सारे काम होते रहेंगे एज इट इज़। और आपकी लैंग्वेज से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन में आया है, फ़र्क आया है, कैलकुलेशंस में फ़र्क आया है, बट वैसे एज सच कोई मेन प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है जैसे आप बता रहे हैं सर। स्वामी सर, थैंक यू वेरी मच। आप न्यूयॉर्क थे,
मेरे को मालूम है इससे वहाँ पे रात होगी और आपने फिर भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय निकालने के लिए, थैंक यू। आगे बढ़े, आपको इस निफ्टी गिफ्ट निफ्टी और के साथ साथ अब निफ्टी के टिक आना शुरू हो गए हैं, अपने स्क्रीन पर आप चेक कीजिएगा। ये आज ना सेटल कहाँ पे होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 22,000 के ऊपर होते हैं ना, तो शायद आज 21,800 को बेस बना के छोटा मोटा ट्रेड ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इंडाइसिस नहीं करना चाहते तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे मेहमानों ने दे दिए, उन्हीं के पास वापस से चलते हैं। एक काम करें, जरा HDFC बैंक भी चेक करवा लेते हैं। अगर बैंकिंग में छोटा पुल बैक आना तो बड़े शेयर्स के साथ ही काम करेंगे। HDFC बैंक एक बार आप चेक करेंगे मितेश सर। ओह, मितेश से बात नहीं हो पाएगी। सोनी पटनायक हैं। सोनी एक बार आप जरा चेक करेंगे, फिर कुछ बोरा भी हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए होंगे, एक बार जरा उनको भी दिखाइए। सोनी, जब तक HDFC बैंक आप बताओ। डिम्पी जी, HDFC बैंक कल 1500 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, सो अगेन वो रेजिस्टेंस बनते जाएगा। आज के डे में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1500 1520 रेंज को एक बार रिक्रॉस करे, तभी जाके वहां पे एक अपसाइड रिबाउंड्स का स्ट्रेंथ कंफर्म होगा। सो वेट एंड वॉच कीजिए, बहुत हरी में यहाँ पे करंट पर लेवल पे पोजीशन ना बनाए। 1520 के ऊपर या पोजीशन देख सकते हैं फॉर हायर साइड। सो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं आज के। तो डिम्पी देखिए, हमें लग रहा है कल जो करेक्शन हुआ है इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहें तो दो स्पेसेस हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। FMCG स्पेस में कल अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था, तो कोलगेट हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम कल देखा वो कंटिन्यू रहेगा। तो 2900 3030 का जो लेवल है उसको आप अपने ध्यान में रखें। ऑन द अपसाइड 2725 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है वो है M&M। यहाँ पे हमने एक मार्जिनल डिप देखा था, बट हमें लग रहा है ऑन द होल द स्टोरी स्टिल इंटैक्ट, द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। और यहाँ पे जो अपसाइड है ये जारी हो सकता है मे बी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। 2650 2725 के टारगेट्स हैं। 2500 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो कोलगेट, पामोलिव और M&M ये दो स्टॉक रहेंगे हमारे रेडार पे आज। उसने भी आपको एक डिफेंसिव शेयर्स दिया है और थोड़ी देर पहले आपको संजीव बसीन भी एक डिफेंसिव शेयर्स के बारे में बता के गए हैं कि आप ध्यान रखना। आज संतोष सर ने भी आपको एक डिफेंसिव शेयर दिया है ब्रिटानिया। आपको आज मितेश पंचाल ने एक डिफेंसिव शेयर दिया है इमामी। आज आपको सोनी पटनायक ने डिफेंसिव शेयर दिया HUL। देखिए, ये बात तो सच है कि कल के झटके के बाद उभरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डिफेंसिव शेयर के ज़रिए आप मार्केट के अंदर बैठे रहिए अभी, और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको डिफेंसिव थोड़ा आगे ले जाएगा। उसके बाद फिर चेंज कर लेना ट्रेन को, फिर स्लो से आप फास्ट पकड़ लेना अगर मुंबई की लैंग्वेज की हम बात करें तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप स्लो ट्रेन से चलो और धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ो, तो ये डिफेंसिव के नैया आपकी पार हो सकते हैं इससे। और M&M दूसरा शेयर है जो कुछ बोरा ने आपको दिया है। आपके सभी ट्रेड्स मैंने वापस घुमवा दिए ताकि अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो आप इसको चेक कर लीजिए। एक काम करते हैं, जरा तीनों टेक्निकल एनालिस्ट को और साथ ही विनीत सर को भी इस तरह स्क्रीन पर रखना। वो इसलिए मैं रखवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम एक ना रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहे हैं। आपके ना बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जिसमें आप फंस गए हो, आप जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो। कुछ ब्रेकआउट्स वाले शेयर्स भी मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए, तो सब कुछ आप फटाफट से देखना। प्रोड्यूसर साहब आप भी तैयार हो जाइएगा, स्टैंपिंग करते जाइएगा, ठीक है। कुछ पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, दो क्वेश्चन आपसे हैं। HFCL, जरा ये शेयर चेक करो, चलेगा आज प्लस करें कि नहीं करें HFCL? डिप्पी मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच लिस्ट पर रखें, आज अभी तुरंत प्लस ना करें। आप कह रहे हैं वेट करने के लिए। दूसरा शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, पारस डिफेंस। जरा ये शेयर चेक करना सर, पारस डिफेंस शेयर ठीक है? हमें लग रहा है डिम्पी यहाँ पे जो है रिबाउंड आ सकता है। यहाँ पे आप नियर टर्म में 850 880 के लेवल्स देख सकते हैं ऑन दी अपसाइड, और डाउन साइड में 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। ना एक दो शेयर आपसे, आप जरा चेक कीजिएगा। टाटा टेक के नाम से कंपनी है, आप जरा वो चेक कीजिए तो आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या? सोनी आवाज आ रही है आपके पास? टाटा टेक्नोलॉजीज 1028 का शेयर। जी डिम्पी जी, टाटा टेक यहाँ पे 1040 का रेजिस्टेंस है, सो थोड़ा सा वेट कीजिए। 1040 के ऊपर आप देख सकते हैं 1065 1070 लेवल टेस्ट करते हुए इंट्राडे बेसिस पे। सो अभी के लिए वेट एंड वॉच। अभी के लिए वेट एंड वॉच। PNB एक बार जरा ये चेक करना, PNB सोनी पटनायक।
पीएनबी में एक सपोर्ट को ब्रेक किया है कल, 125 का काफी क्रूशियल सपोर्ट था, बट अभी जो 200 ईएमए के सपोर्ट से वो बाउंस किया है, जो कि ऑलमोस्ट 104.2 पे है। सो अभी जाते हुए 104 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट लेवल से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं 104 स्टॉप लॉस के साथ। अक्यूमुलेशन थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप कर सकते हैं। 135 140 का टारगेट रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे स्टैंपिंग हम सब करते जा रहे हैं जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हमको बता रहे हैं। संतोष सर, 2 शेयर आपसे भी। पहला आप जरा चेक कीजिए डीएलएफ। इस दिन पे डीएलएफ ने करेक्शन देखा, कल 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मुझे लगता है स्टॉक साइडवेज हो जाएगा तो अवॉइड करना चाहिए। नीचे इसका सपोर्ट रहेगा आपका 700 रुपए का, ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा 830 रुपए का। इस रेंज में ट्रेड करेगा ये। ठीक है, एक ना शेयर है वेल्सपन लिविंग के नाम से आपको मिलेगा, उसकी कीमत है 130 रुपये। वेल्सपन लिविंग, जरा वो भी दिखाना शेयर अगर है आपके पास तो कैश में। संतोष सर जरा चेक करना वेल्सपन लिविंग। जब इसमें एक ब्रेकडाउन आया है, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया 132-33 के। अब मुझे लगता है अगर ये इसके नीचे टिका तो एक करेक्शन और बढ़ सकता है। स्टॉक शायद 110 रुपए के लेवल की ओर बढ़ सकता है। वो टेस्ट हो गए, वहां पे फिर सपोर्ट रहेगा। एक ना सुमितोमो केमिकल्स के नाम से भी एक शेयर होगा। एक संतोष सर एक बार जरा इसको भी चेक करो, आज प्लस करना है कि नहीं करना। ये 1% ऊपर खोल रहा है। हाँ, ईएसडीएम पे इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया, तो ये हो सकता है कमजोर बाजार में भी आउट परफॉर्म करे, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने पता कर लिए, और भी हम सवाल पूछेंगे आपसे, बट एक रैपिड फायर के जरिए हमने वो सारे शेयर्स पता किए पर टिपिकली ब्रेकआउट है या फिर हो सकते हैं। विनीत सर, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, बंधन बैंक। आपको पता है मैनेजमेंट में चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही है। अगर आपकी कवरेज लिस्ट में है तो आप इसको बाय करवाओगे या फिर छोड़ दें सर इसको? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार। विनीत सर एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज़। यस सर, प्लीज़ बताइए। या 30-40 रुपीज का इसमें गेन आ सकता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये स्टॉक में। ये काफी वैल्यू है स्टोरी में। नई मैनेजमेंट आई है, चेंजेस कर रहे हैं, बट इनके जो एनपीएज है थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए और ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। ठीक है, तो बंधन बैंक 1% की मजबूती के साथ शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है, पर इस बीच प्री ओपन मार्केट में आप देखिए निफ्टी यहाँ पे 243 पॉइंट्स की तेजी के साथ शुरुआत की तैयारी कर रहा है, और साथ ही निफ्टी बैंक में भी लगभग 550 अंकों की फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, और साथ ही क्या इस ओपनिंग की जो टिक्स आ रही हैं उस पर कितना भरोसा करना चाहिए। डिम्पी, शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, कई सारे इन्वेस्टर्स को आई थिंक रिस्पाइट भी मिला होगा, पर कितना भरोसा करें इस पर? देखिए, आपके जो क्वेश्चन है ना उसी में ही आंसर भी छुपा हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों को रिस्पाइट देखने को मिल रही है, और काफ़ी सारे लोग ना यहाँ से निकलने की कोशिश भी करेंगे फर्स्ट राउंड में। उनको लगा ठीक है हम कल फंस गए थे, हमने 1300 पॉइंट है, आज 200-250 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, निकल जाते हैं एक बार, पहले सेटल हो जाते हैं फिर देखेंगे। देखिए, उनका अपना निजी फैसला हो सकता है, लेकिन मार्केट ने एक चीज़ ये कही है कि एग्जिट पोल वाले दिन चलाया, नंबर्स वाले दिन तोड़ा, सेकेंड डे फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करके ठीक करने की कोशिश की शुरुआत हो गई है। बाजार को जो करना है ना सब जल्दी जल्दी करना है, सब जल्दी जल्दी करना है, और हम सबको भी आदत हो गई है जल्दी जल्दी बाजार गिरे, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। इससे थोड़ा सा हमको बचना चाहिए, मेरा ये निजी तौर पर मानना। मार्केट आ जाती है ऊपर, इसमें हम भी फंस जाते हैं इसी यूफोरिया में, लेकिन फिर भी जो हो रहा है ना वो बहुत जल्दी हो रहा है। एक और चीज़, मेरे ना आज निफ्टी के लेवल से ज़्यादा विक्स पे नज़र रहेगी फिर से कि विक्स परसेंटेज में कितना टूट रहा है। अगर आज विक्स टूटे कम से कम 20% तो मेरा डर भाग जाएगा मार्केट के अंदर। 10% तो कम से कम चाहिए बेसिक में। अगर ये नहीं टूटता 10% तो मैं आज फिर से ट्रेड करने में थोड़ा हिचकिचाऊंगा, लेकिन फिर भी ये ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सेटल हो जाने दीजिएगा। 22,000 का आप चाहो तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। सुबह हमने आपको 21,800 दिया था, तो उस समय गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट बता रहा था, खुल रहे हो आप 250 पॉइंट पे, तो 100 पॉइंट ऊपर और खुल रहे हो आप, तो अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,000 करो 21,800 की जगह पे। अगर आपको स्विंग पकड़ना है तो फिर 21,800 लगाए रखना, लेकिन ज़रूर आओ मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत ज़रूर आओ आप। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी खराब नहीं है, 450-500 पॉइंट। देखो कल के फॉल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ये ओपनिंग, लेकिन फिर भी 550 पॉइंट ऊपर खुलना कोई ख़राब नहीं है। एक और चीज़, 47,500 का रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो 300 पॉइंट और जोड़ेगा,
तो ये हो सकता है आज 800 पॉइंट तक का पुल बैक भी दिखा दे। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा इन दोनों के साथ में ना नीचे विक्स लगा लो। अगर विक्स कम से कम 10% टूटता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। 20% टूट जाएगा तो समझ लेना कि अब जल्दी जल्दी ये चीज़ों को डिस्काउंट करने के मूड में आ जाएगा और बाजार को नहीं तोड़ेगा। आप बोलेंगे खाली सर विक्स से पता लग सकता है क्या? विक्स से खाली से तो नहीं पता लगेगा, हाँ, लेकिन विक्स बहुत बड़ा इंडिकेटर जरूर है जो आपको गाइड भी कर सकता है अच्छे से। तो ये दोनों हैं लेवल्स। दूसरा पॉइंट, किसी को लगता है सर मैं इंडाइसिस में ट्रेड नहीं करूंगा, मेरे को स्टॉक्स बताओ, तो झड़ी लगा रखी है हमने तो स्टॉक्स बताने की, सुबह से स्टॉक्स ही बता रहे हैं आपको। आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हो। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, कोल इंडिया, ABRFL आप चेक करना चाहो तो आज के हमारे मेहमानों ने ट्रेड दिया। ब्रिटानिया, TCS, इमामी, KNR कंस्ट्रक्शन, कोलगेट, M&M, इन सभी शेयर्स का बेनिफिट भी आप चाहो तो ले सकते हो। HUL का भी बेनिफिट ले सकते हो। तो आज आप थोड़ा सतर्क रह के काम करो, ज़्यादा एग्रेशन मत दिखाओ, थोड़ा शांति से रखो। और मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज करने के मूड में है। जैसे जैसे शपथ ग्रहण की डेट आ जाएगी, आज आपको शाम को मेरे को लग रहा है 4 बजे पता लग जाएगा। आपको मैं एक और जानकारी दे दूँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कि नीतीश कुमार और TDP के जो मुखिया चंद्रबाबू नायडू वो 1:30-2 बजे तक तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए NDA की जो बैठक है वो 4 बजे रखी गई है। और उस बैठक से डेट, शपथ ग्रहण समारोह सब पता लग जाएगा। और कल हो सकता है मार्केट गैप के साथ भी खोल दे। और आपको पता है 7 तारीख को फिर ये वर्डिक्ट भी आना है पॉलिसी वाला भी, उससे पहले भी पोजीशनिंग हो सकती है मार्केट में। तो थोड़ा तैयारी करके अपना काम करो, वैसे कोई दिक्कत मेरे को लग नहीं रही है। ठीक, मार्केट में दिखा देता हूँ कौन कौन से शेयर आज गैप के साथ खुलने जा रहे हैं। आप जरा भाई आप भी नोटिस कर लीजिएगा। आज ONGC ऊपर खुलेगा, BPCL ऊपर खुलेगा, अदानी एंटरप्राइजेज ऊपर खुलेगा। जहाँ जहाँ पे पनिशमेंट थे और डाउट्स थे ना, वो सारे के सारे आज वापस पुल बैक करने के मूड में। अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर है। तो अडानी और सरकारी कंपनी का कॉम्बिनेशन ही बता रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो कल बात रखी अपनी वापस से कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सीटें तो कम हुई हैं, हम अभी तो मेजोरिटी में ना NDA के साथ से, तो हम आएंगे। तो वो वाला हिस्सा मेरे को लग रहा है थोड़ा ठीक है। आज जो कमज़ोर खुलेंगे बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ये कुछ शेयर आप थोड़े कमज़ोर आपको खुलते हुए दिखेंगे। आ जाते हैं जरा मिड कैप कैटेगरी में, तो वहाँ पे आज आपको दिखेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया चार्ट है इसका, मेरे से भूल गया मैं ये पूछना, ये भी एक्शन कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया खोल रहे हैं आज। और इसके अलावा कैनरा बैंक, KEC इंटरनेशनल, GMDC, वैभव ग्लोबल जैसी कुछ कंपनीज ये आज बढ़ के खुल रहे हैं। मैरिको आज साल के हाई पे भी खुलेगा। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर आज शुरुआत अच्छी अपने रखने जा रहे हैं। जो वीक होगा उसमें आप देखेंगे स्वान एनर्जी, सुजलॉन, इसके अलावा बस एक HSCL के नाम से कंपनी है एक, बस वो और कमज़ोर खुल रहे हैं। तो मेरे को ज़्यादा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखते मार्केट के अंदर क्या होता है। 40 सेकंड बाद आज ओपनिंग हो जाएगी। ओपनिंग के लेवल्स अच्छे हैं, 22,000 के ऊपर आप ओपन कर रहे हो, ठीक है ना। और ये अपना नॉर्मल हो जाओ। ये 23,000 भी थोड़ा नॉर्मल था, एक जब एग्जिट पोल के साथ हमने 23,500 तक भी टच कर लिया, तो अभी थोड़ा नॉर्मल होने के दिन आ गए। और मेरे को लग रहा है कि जब तक शपथ ग्रहण होगा नहीं, थोड़ा सा डाउट रहेगा, उसके बाद फिर चलेगा। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ ग्रहण फिलहाल के लिए इमीडिएट, और दूसरा RBI की पॉलिसी। ये दोनों चीज़ें मार्केट को ना ऊपर और नीचे 500 पॉइंट करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन के साथ काम करना होगा। 13 सेकंड बाद मार्केट खुलेगा। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन दिखेगा, इसको ज़रूर चेक करना। एडवांसेस अच्छे होने चाहिए मेरे हिसाब से, और दिन भर बने भी रहने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहना, होना तो ठीक है, जो हो रहा है सो हो ही रहा है। 1200 शेयर एडवांसेस के साथ खोले हमने। 200 पॉइंट के ऊपर आज फिर से निफ्टी खुला, 22,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी खुला है 522, अभी 47,500 के रेजिस्टेंस के आसपास है। देखते हैं कितना मेंटेन करता है। खुलते ही फिर से जो एक हाथ बदला होता है, वो हाथ बदला आपको लेवल्स के तौर पर दिख रहा होगा। जैसे शिष्ट ने बोला कि खुलते काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, ये वही चीज़ मैं आपको नोटिस करा था। उनको एग्जिट रूट चाहिए होता है, उनको ये समझ में नहीं आता। अच्छा, कल कोई लास्ट में प्लस भी करके गया होगा ना, तो उसको भी आज ही निकलना है, उसको रुकना भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये जो पहले झटका है ना निफ्टी का 100 पॉइंट का, ये आपको लगा है। तो आप कोई बात नहीं, फिर भी आप अभी मेंटेन रखो। जब तक हम 22,000 और 21,800 को ब्रेक नहीं करते, वापस नए लेवल्स पे मार्केट गिरेगा नहीं अपने आप को। और आपको 47,500 के आसपास आज बैंक निफ्टी का हाई बना, और अभी 47,116 पे चल रहा है। एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, थोड़ा संभल कर आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी अभी ना उठाइएगा। स्क्रीन पे लेके आइए पहले 5 शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, L&T, HUL, इन्फोसिस, TCS, ये 6-7 शेयर जरा जल्दी से दिखाइए, घुमाते जाइए PCR स्क्रीन पर, ताकि फटाफट से लग पाए कि इन 5 शेयरों में से कौन सा ज़्यादा कमज़ोर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कमज़ोर हैं। तो आप देख रहे हो जो 4 शेयर मेरी स्क्रीन पर फायर हुए हैं, इनफैक्ट 5वां भी आ गया।
तो 5 में से सिर्फ एक LNT है जो हल्का कमज़ोर है, अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर ठीक है। एक बार HUL भी दिखा दूँ, ये भी खुला ठीक है 3.5%, तो वेटेज की प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो वापस से 200 पॉइंट ऊपर आ गया निफ्टी। यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा हाथ बदला होगा और उसके बाद मार्केट अपने आप को ठीक करेगा। 8% इंडिया विक्स टूटा है, कम से कम 10 चाहिए, ये 10 और तोड़ देना, मतलब 10% तोड़ दे तो मेरे को लग रहा है कि आज लेवल्स को मेंटेन करेगा, और 20 तोड़ दे तो मेरे लिए आज के लिए भी जैकपॉट हो सकता है। मैं इंडिया विक्स को आज काफ़ी गंभीरता से देखूंगा। 12% ऑलरेडी हो चुका है, ये जैसे से नीचे जाता जाएगा ना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसलिए मेरे को इंडिया विक्स कम से कम 10% चूरने के चांसेस थे और एग्जैक्टली वही मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है। अब मेरे लिए जो आज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 22,000 का है, मैं उसको थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। अडानी ग्रुप के भी शेयर्स एक बार स्क्रीन पर आप दिखा सकते हो, फिर हम जरा आज के टॉप गेनर्स वगैरह आपको हीट मैप से दिखा देंगे। पहले एक बार जरा अडानी ग्रुप के शेयर सारे स्क्रीन पर दिखा सकते हो, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स, पावर, ये भी दिखाइए, सोल्यूशंस, ACC, अंबुजा वगैरह भी दिखा दो आप, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे अभी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेके आइए जरा BPCL को और एक NTPC को, NTPC और BPCL भी जरा स्क्रीन पे दिखाइए। तो फिलहाल आप यहाँ पे इन स्टॉक्स में भी ध्यान रख सकते हैं। पहले कुछ मिनट के अंदर अभी एडवांस डिक्लाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ये 1500 और 400 बने हुए हैं। देखते क्या होता है आज के दिन। एक और चीज़, आपको जो कल शेयर बहुत बुरी तरह से टूटे थे, REC, PFC, एक बार जरा वो भी दिखाना, कंटेनर कॉर्पोरेशन, वो भी दिखाओ आप शेयर, आपको थोड़ा उससे भी आइडिया लग जाएगा आज में रिकवरी है कि नहीं। REC थोड़ा रुक गया है, अभी चला नहीं। PFC भी एक बार दिखाओ, चला नहीं। एक बार कंटेनर कॉर्पोरेशन भी दिखाओ, कॉनकोर, उसको भी दिखाओ आप। ये सरकारी कंपनी के खेमे को ना आप इग्नोर मत करना, आप लो ना लो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये इग्नोर नहीं किए जा सकते। अभी भी इनमें स्विंग अच्छे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ज़्यादातर इस सरकारी कंपनी शांत है, ना ही कॉनकोर टूट रहा है, ना ही REC, ना ही PFC टूट रहा है सेकंड डे में, और चल भी नहीं रहे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे सृष्टि, और साथ में फिर ओपनिंग के ट्रेड लेना भी शुरू करेंगे। 14% इंडिया विक्स टूटने के बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा एक नॉच ऊपर आया हुआ है बस, अदरवाइज वैसे कोई नहीं। मेरे को आज कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना। ये हीट मैप है, लास्ट की लेयर आपको बता रही है, इसमें आपको थोड़े अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखेंगे, LNT, हिंडाल्को, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स दिख रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो डिफेंसिव का बोलबाला है। आज HUL दिया था सोनी पटनायक ने, टॉप गेनर है। M&M आया था आज कुछ बोरा की लिस्ट से, टॉप गेनर्स हैं। SCL टेक, ब्रिटानिया आज आया था संतोष सर से, टॉप गेनर है। तो ये आपको सारे शेयर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। अब आज जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में चेकिंग कर लेते हैं, पता कर लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ओपनिंग का ट्रेड लेते हैं। बिल्कुल, तो छोटे मंझोले शेयरों पर अगर नज़र डालेंगे तो इमामी दिख रहा है 4% ऊपर। मितेश जी की सलाह भी थी, यहाँ पर वो 720 के लक्ष्य देख रहे थे, और आज हम देख रहे हैं FMCG स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा कारोबार करे, तो बाजार संभलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कल जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूट रहे थे, आज वहाँ पर भी रिकवरी दिखाई दे रही है। ABFRL यहाँ पर अच्छी तेज़ी है, जी एंटरटेनमेंट, सन TV नेटवर्क, टाटा टेली, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। एंजल वन के नंबर्स आए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी करीब 3% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। और उसके अलावा डिफेंस शेयरों की एक बार बात कर लेते हैं। डिफेंस स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि उनका कहना है कि फिलहाल डिफेंस शेयरों को थोड़ा अवॉइड करें। आज हम देख रहे हैं भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं। 9.5 से 10% की कमजोरी आज खुलते से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं निचले स्तरों से, लेकिन आज भी ये डिफेंस काउंटर कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज भी ऊपर है, टाटा कंज्यूमर तो आज वापस से डिफेंसिव प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, और खबरों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त का शुरुआती एक्शन। चलिए अब रुक करते हैं कुछ ओपनिंग ट्रेड्स का, और सृष्टि के पास चलते हैं, वो एक्सपर्ट से लेंगे कुछ ओपनिंग ट्रेड्स आज के। जी हाँ, चलिए अब ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कई सारे काउंटर्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी हुई है, कुछ समय में उनसे उनके टेक्स जानेंगे, पर सबसे पहले समझेंगे कि उनके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो
हमारे सभी एक्सपर्ट संतोष, कुश, साथ ही सोनी और विनीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे आपकी ओपनिंग कॉल्स? वेल, जिस तरीके का सेटअप है, आई थिंक डिफेंसिव आर द बेस्ट प्ले टू गो इवन टुडे। आई थिंक लुपिन पे ध्यान रखें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बना है, जिसका मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है 1550 1560 का। कल की क्लोजिंग भी अगर आप देखें तो उसी के आसपास हुई थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ट्रेड बनता है ऑन दी लॉन्ग साइड। तो यही 1550 को अपना स्टॉप लॉस बनाए। ऑन द अपसाइड यहाँ पे आपको 1620 का जो लेवल है वो एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा। बियॉन्ड दैट आई थिंक 1650 शुड एक्ट एज योर सेकंड टारगेट। तो लुपिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन है और बढ़ सकता है आने वाले मिनटों में। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही कॉल आ रही है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड काउंटर्स हैं जो कि अभी तेज़ी दिखा रहे हैं, पर इसके अलावा उस तेज़ी पे कितना भरोसा किया जाए ये भी थोड़ा सा अनसर्टन ज़रूर है। संतोष, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पे? ये सिस्टम में दो देना चाहूंगा, एक बाई साइड और एक सेल साइड। बाइंग साइड मेरा रहेगा जो रूरल इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है, हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको 35350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में आपका टारगेट रहेगा 5500। सेल साइड में मेरा रहेगा बीपीसीएल। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 590 का, नीचे टारगेट रहेगा 550 रुपये। ठीक है, तो बीपीसीएल यहाँ पे आपको सेल करना है, पर मैं आगे की कॉल लूँ एक बार क्विकली। एक बार मार्केट्स में जो पीएसयू पैक है उसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ओपन हुए हमसे 5 से 6 मिनट हुआ है। इस बीच आरएसी 8% की गिरावट दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पे एक डाउनग्रेड भी आया है, हमने अपने एक्सपर्ट से भी सलाह ली थी, 7.5% का कट। बीएचईएल 6.5% का कट यहाँ पे। साथ ही पीएफसी जैसे काउंटर में भी करीब 6-7% की हम गिरावट देख रहे हैं। डिफेंसिव्स क्लियरली काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, पर जो डिफेंस काउंटर्स हैं, साथ ही पीएसयू पैक है, वहाँ पे फिर से एक बार भारी बिकवाली हावी हो रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सोनी, आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? सृष्टि जी, यहाँ पे मैं स्टॉक पे ना देकर इंडेक्स पे बेयर पुट स्प्रेड देना चाहूंगी। कॉन्ट्रा प्ले करना बेटर है, बिकॉज जैसे कि मॉर्निंग में मैंने एक व्यू दिया था निफ्टी पे कि 20-100 से आपको सेलिंग प्रेशर दोबारा नजर आएगा। आज वही से लेवल से ही ऑलमोस्ट आपको देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर है। सो यहाँ पे आपको 21,900 पुट ऑप्शन बाई करना है और 21,700 पुट ऑप्शन सेल करना है आगे हेज करने के लिए। सो ये बेयर पुट स्प्रेड है निफ्टी इसी वीक के एक्सपायरी के लिए। अराउंड 250-260 लेवल पे 21,900 पुट आप बाई कर सकते हैं, और सामने 21,700 पुट जो आपको सेल करना है वो है 60-70 के रेंज में कर सकते हैं। सॉरी, 180-190 के रेंज में कर सकते हैं। आपका टोटल प्रीमियम आउटफ्लो यहाँ पे 70 पॉइंट्स का रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 30 पॉइंट्स ओवरऑल कंबाइंड प्रीमियम पे, और यहाँ पे टारगेट कंबाइंड प्रीमियम पे आपका 160-180 पॉइंट्स बनेगा। स्प्रेड की रणनीति सोनी की तरफ से, क्योंकि आज जब हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 800 जो है एक क्रूशल लेवल होगा, फिलहाल तो वो होल्ड कर रहा है, पर ऊपरी स्तरों से खुलने के बाद ही जो है एक बिकवाली हावी हो रही है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितनी ये सस्टेन होगी या नहीं, ये देखना काफ़ी क्रूशल होगा। और क्लियरली मार्केट अपना वर्डिक्ट देते हुए 70 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल निफ्टी 50 में हम देख रहे हैं। 21,800 के भी स्तर शायद ना होल्ड कर पाए, मामूली से 5 या 6 पॉइंट्स ही दूर हैं मुझसे। और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट डे लो पे आता हुआ, जहां ओपनिंग टिक्स में काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, अब 120 अंकों की यहाँ पे गिरावट है। इस बीच इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया विक्स में भी लगभग 14% का कट है। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, पर साथ ही साथ जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो भी थोड़ी जो है नेगेटिव साइड ही आ रही है। शुरुआती सत्र में हमने देखा था कि जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, पर अब देखिए जो गिरने वाले हैं उनका जो दबदबा वो ज़्यादा दिख रहा है। तो कई सारे काउंटर्स में बिकवाली हावी हो रही है। क्लियरली जो एक व्यू बना रहे थे कि जिन्होंने भी कल बाय लिया था वो सबसे पहले ओपनिंग टिक पे निकलने की तैयारी करेंगे। शॉर्ट्स ऑलरेडी हैं ही FIIs के, और वो मार्केट पे प्रेशर भी बना रहे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में भी एक बिकवाली है, PSUs। और संतोष, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी, BPCL में कोई टारगेट आप रिवाइज करेंगे? क्योंकि आपने शायद 1% की गिरावट थी जब मैं स्क्रीन देख रही थी BPCL में, और एक शार्प फॉल लगभग 3% अब ऑलरेडी गिर चुका है।
यस, जैसे मेरा 550 का टारगेट था वो हो गया, वो एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी ने किया तो एक बार बुक कर लेना चाहिए। अगर 550 के नीचे जाएगा, टिकता है, तो फिर हम फ्रेश शॉर्ट देखेंगे, और फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प जो हमने बाई दिया था वो अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है उसमें चेस करना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ और तेजी बढ़ती नजर आ सकती है। संतोष जी, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी डिम्पी, पूछिए। ठीक है, 21,800 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को प्लस कर लें? रिस्की है, बट मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक दिन पहले बड़ी गिरावट होती है तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो पहले एकदम से फॉल आता है, लेकिन फिर मार्केट शुरू के 15-20 मिनट के रिएक्शन के बाद रिकवरी करने की कोशिश करता है, और एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन दिखा रहा है कि शायद मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि 21,800 का एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं इस पे। ठीक है जी, लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी 18 पॉइंट की गिरावट है। जो इंडिया विक्स गिर रहा है ना, ये मेरे बहुत काम का है, लेकिन मेरे को जस्ट इसका रिवर्सल चाहिए था इंडेक्स पे। आप भले ठीक है चलाओ या ना चलाओ, निफ्टी वो एक अलग मामला है, लेकिन आप कम से कम गिरो नहीं। ये जो इंडिया विक्स है ना, इसके लिए वैसा नहीं हो रहा। खैर, अब देखते देखते निफ्टी वापस से हरे निशान में आ चुका है, करीब 16-17 पॉइंट ऊपर भी है। ये एक झटका लगाने के बाद ना मेरे को लग रहा है थोड़ा ऊपर वापस आना चाहिए। इंडिया विक्स नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है ये मार्केट ऊपर आएगा अच्छे से। और अब आप देखो, अब करीब 35-36 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर आ गया। ये तो बहुत स्पीड से चलता है और चल भी रहा और चलना भी चाहिए। देखो, अब इवेंट क्लोज हो गया है, इसलिए विक्स डाउन हो रहा है। इवेंट में दम नहीं है। विक्स ये भी बता रहा है कि उसको सरकार बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, नहीं तो विक्स टूटता ही नहीं आज, है ना। तो ये फियर तो मार्केट का कम कर रहा है, बट मार्केट का जो रिवॉर्ड होता है ना, वो उस स्पीड से नहीं दे रहा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखते देखते अब करीब 70-80 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी। ये जो स्पीड है ना मार्केट की, ये अच्छे से नहीं होगी। अब इंडिया विक्स से 1 मिनट के लिए हटाओ, जरा निफ्टी दिखाओ आप स्क्रीन पर। बहुत हो गया इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स जैसे से टूट रहा है ना, इंडिया विक्स के अंदर टूटने से तो थोड़ा निफ्टी के अंदर गिरावट रुकी है। संतोष सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने 21,800 के आसपास आपसे पता किया था कि भाई लगा दें, स्टॉप लॉस प्लस कर लें। आपने कहा कर लो, रिस्क ले सकते हैं। सर पता है, आपके बोलने के बाद 100 पॉइंट चला है वहाँ से निफ्टी, और देखने ही देखते हुआ है सामने हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, के सामने ही हो, और सामने ही चल रहा है बॉस। कोई हम मेरे से नहीं चलता ये बाज़ार, ना ही संतोष सर से चलता है बाज़ार। हाँ, ये लेवल से ज़रूर चलता है बाज़ार। 100 पॉइंट वापस निफ्टी ने जोड़ लिए। बा मुश्किल से भी हमको चर्चा करते हुए 2 मिनट भी पूरे नहीं होंगे। खुश आप तो सबूत हो ना, आप तो लाइव गवाह हो हमारे। आप बोलो, लाइव हो ना, आपके सामने संतोष जी ने बताया कि प्लस करो। डिम्पी, आप पूछें और संतोष राय दे दे और ना चले, ऐसा हो सकता है। वेल, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, बट आई लाइक जिस तरह से पूरे डिटेल के साथ संतोष ने बताया था कि लॉजिक क्या है, क्यों मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। एंड आई थिंक दैट लॉजिक और जो उनका एक्सपीरियंस है वो मार्केट में आपको प्ले आउट होते हुए नजर आ रहा है। सो आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल ऑन संतोष पार्ट। अब देखो, मार्केट में अंदर काफ़ी अच्छे से रिकवरी हुई है और करीब 100-150 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर आ चुका है। ये पता है, ये ना आपको इंडिया विक्स गिरने से ही क्लियर हो गया था। मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि इंडिया विक्स गिर रहे हो, आप बाज़ार को चला क्यों नहीं रहे। अच्छा ठीक है, मत चलाओ, आप कम से कम तोड़ो तो नहीं। आप 70-70 पॉइंट मार्केट को ड्रैग मार रहे हो नीचे, ये ऐसा तो ठीक नहीं है। ये हो सकता है यूफोरिया के अंदर, लेकिन आप देखो ना, इंडिया विक्स अभी भी 17% नीचे आ चुका है। तो जब तक इंडिया विक्स से बना रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। और आप ना एक चीज़ और आदत डालो, आप ना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने की आदत डालो। कल आपने जब देखे ना 1300 पॉइंट, कई बार ना आदतें बिगड़ जाती है, तो थोड़ा सा वो आदत भी रखो अपने पास कि भाई हमको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना भी है। ठीक जी, तो ये कुछ ट्रेड आपके लिए है। सॉरी पटनायक, आपने कोई शेयर ढूंढा? जी, यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं हीरो मोटर्स पे ही ध्यान दे रहे थे, बिकॉज क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ऑल्दो आज 4.5% ऑलमोस्ट चला हुआ है, बट कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाना काफी अच्छा है। सो यहाँ पे 56.20 इंट्राडे बेसिस पे मुझे टारगेट नजर आ रहा है। सो होल्ड कर सकते हैं 55.30 के स्टॉप लॉस के साथ। आप इसको इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल स्टॉप लॉस, स्मॉल टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से बाजार में बीच में 22,000 के लेवल तोड़ा था, लेकिन उसके बाद वापस से 22,000 के जो स्तर है, साइकोलॉजिकल लेवल है,
उसको संभालने की कोशिश बाजार कर रहा है। 160 अंक ऊपर अब निफ्टी आ चुका है, तो शानदार रिकवरी यहाँ पर निचले स्तर से। बैंक निफ्टी भी 180 अंक ऊपर नजर आ रहा है। इस बीच कुछ एक आध स्टॉक देख लेते हैं। टोरेंट पावर अगर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है, 6% ऊपर है। तो कल जो भी गिरावट आई थी स्टॉक में, अब वहाँ से निचले स्तरों से एक शानदार रिकवर करने की कोशिश कर रहा है टोरेंट पावर। क्या करें सोनी, टोरेंट पावर में निकल जाएं क्या, या फिर बने रहें अभी और तेजी के लिए? टोरेंट पावर में मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस है 1530, जब तक क्रॉस नहीं कटे तब तक थोड़ा अभी करंट लेवल पे वॉच कीजिए। अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट आपका 1530 के ऊपर ही थोड़ा कंफर्मेशन देगा। करंट लेवल से 1400 लेवल का जो एक सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अक्यूमुलेट करके होल्ड कीजिए। एक बार 1530 को ब्रेक करता है, आपको कुछ फर्दर अपसाइड टुवर्ड 1600 लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो आप इसको 1400 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। ये इस बाज़ार में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बाज़ार में देखना। तो स्टॉप लॉस लगाइए, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहिए और शांति से कारोबार करिए मार्केट में। इमामी 7.5% ऊपर अब आ चुका है। मितेश जी की कॉल भी थी, वो अभी हमारे साथ हैं तो नहीं, लेकिन 720-780 के टारगेट उन्होंने दिए थे। स्टॉक 673 के पास आ चुका है, 7% ये ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर। संतोष जी, इमामी अभी भी लेने का मौका बन रहा है और तेज़ी आपको दिखाई दे रही है, या फिर जिन्होंने शुरुआती ट्रेड में ले लिया वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें? फ्रेश एंट्री की राय देंगे आप? मैं फ्रेश एंट्री की राय दूंगा, क्योंकि इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। डोंट लुक फॉर इंट्राडे। आप पोजिशनली करते हो तो ये स्टॉक तैयार है यहाँ से 20-25% रैली देने के लिए। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, पोजिशनल खरीदिए। यहाँ पे आपको 1-2 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ 22,000 के स्ट्राइक की। टिपिकली हम 22,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। कॉल और पुट ना दोनों तोड़ रहे हैं इस समय। एक्चुअली में सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन होता है कि जब आप कॉल और पुट को दोनों को तोड़ने लग जाए और प्रीमियम मीटिंग करें। आप अगर स्क्रीन पर दिखा सकते हो तो 6 तारीख की जो पुट है 22,000 वाली, ये वाली, ये एक देखेंगे आप, पुट तोड़ी है करीब 40% और कॉल को तोड़ा है करीब 14%। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे शेक करते रहेंगे। इस शेक के अंदर कॉल वाले को लगेगा अभी मेरे पैसे बनेंगे और पुट वाले को लगेगा अभी मेरे पैसे बनेंगे। एक्चुअली में दोनों पैसे गंवा रहे होंगे। एक ही टेबल पे बैठे हुए मंदड़िया और तिजड़िया दोनों पैसे दे रहे हैं बाजार को। तो इसलिए ऑप्शंस वाले ना भी थोड़ा सावधान रहना। ऑप्शंस में आपको पता है स्विंग बहुत फास्ट तो आएगा, लेकिन अगर ये मार्केट को रोक लिया ना एक रेंज के अंदर तो दोनों के प्रीमियम मीट करवा देगा। तो थोड़ा ऑप्शंस के अंदर अभी सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल राइज और आर्टिफिशियल फॉल दोनों हुआ है मार्केट के अंदर, और पिछले 2 दिन में ही हुआ है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर काम करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। और कोशिश करो ना फ्यूचर्स में काम करो। भी आप फ्यूचर फर्स्ट भी क्या ना तो रोल कर पाओगे। ऑप्शंस तो टाइम वैल्यू के हिसाब से गल जाएंगी सारी की सारी, और गलती से भी अभी कोई 500, 800, 1000 रुपये की प्रीमियम वाली कॉल पुटों में हाथ मत डालना। आपको अगर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करना है ना, 200 रुपये वाली पुट के अंदर काम करो। एट द मनी में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो 22,000 की कॉल पुट चल रही है ना, 175 और 200-250 रुपये की चल रही है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करना तो यहाँ करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के, नहीं तो ना ही करो। ऐसा भी क्या पड़ी है कि अपने को आज ही देखना है। ठीक, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करो। एक बार मार्केट ने जो शूट किया वहाँ पे आपके प्रॉफिट बुक किया और फिर से अब बाज़ार की जर्नी है। 18% विक्स ने ये तो इंडिकेट कर दिया कि बाज़ार अपना बॉटम ढूंढने की अटेम्प्ट तो कर रहा है। आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक कर लेते हैं। मैं डेरिवेटिव की शीट खोल के उसमें से ये देख लेता हूँ कि कहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशन पहले बन रही है, उन्हीं में से शेयर ढूंढते हैं। कुछ आपके पास आ रहा हूँ। मैरिको तो चली गया 5%, अभी ये तो हाथ में नहीं है। ब्रिटानिया भी चल चुका है। एक काम करो, आप जरा हीरो मोटोकॉर्प चेक करो सर। कल भी हमने प्लस करवाया था, BTST करवाया, आज भी 3-3.5% ऊपर है। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, वहाँ पे बिल्डअप अच्छा है। जरा देख के बताइए हीरो मोटोकॉर्प और कितना चलेगा कुछ? हमें लग रहा है यहाँ पे अपसाइड जो है ये और बढ़ सकता है। कल के दिन भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अपटिक हमें देखने मिला था। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपको अगर पोजिशनली लेना चाहें तो 5700 एंड 5850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जो है थोड़ा डीप आ रहा है करीब 5300 के आसपास, बट आई थिंक गिवन द वॉलेटिलिटी थोड़े डीप स्टॉप लॉसेस आर वेलकम। एंड आई थिंक थोड़ी देर पहले इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये स्टॉक थोड़ी देर पहले आई थिंक डिस्कस भी हुआ था।
तो ऑन द होल हमारा भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है। 5850 का सेकंड टारगेट, 5300 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटो चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। सोनी जरा चेक करेंगे कोरो इंटरनेशनल। और सोनी से बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई है। संतोष सर आप चेक करोगे? यस टीम पे कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी काफी रहा है, हालांकि ये 1340 1350 के बीच में एक रजिस्टर जरूर है, बट मुझे लगता है क्रॉस होगा, स्टॉक 1500 रुपए की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। नीचे 1260 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजिशनली खरीदारी कीजिए। आज अब आने वाले समय में रूरल थीम से रिलेटेड स्टॉक से ही आउट परफॉर्म करेंगे और ये भी एक स्टॉक ऐसा है जो रूरल थीम को प्ले करता है, मुझे लगता है इस पे और तेजी बन सकती है। देखो कल के डैमेज के बाद ना उस तरह का कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर अभी नहीं लौट रहा। आपको मैं ना एक बार एडवांस डिक्लाइन दिखाता हूँ F&O के लिए, एक बार जरा दिखाओ आप, एक बार जरा दिखाइएगा एडवांस डिक्लाइन F&O की। उसमें से 115 शेयरों में लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है, शॉर्ट कवरिंग के 20 शेयर हैं, करीब करीब 125 से 128 शेयर आपको 30 शेयर दिख रहे होंगे। एथिकली इस तरह की रेशियो के अंदर ना बाजार बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से चलता है ऊपर, और जब पहले दिन इतना टूटा हुआ हो तो और तेज़ चलता है, फिर 18% विक्स टूटा हो तो और तेज़ चलता, लेकिन मार्केट में ना उतनी बढ़त नहीं है। और मैं तो ये बोलूँगा आज ये गैप अप नहीं होता ना तो शायद इतनी बढ़त लेने के लिए भी आप तरस जाते। तो गैप हो गया तो चलो फिर भी थोड़ा सेंटीमेंट हो गया, थोड़ा पहले ही राउंड के अंदर बीयर्स को थोड़ा एक झटका लगा होगा। तो आप ये चीज़ ना अच्छे से नोटिस करो कि डेरिवेटिव्स के शेयर्स तो हैं, लेकिन NSE और BSE का डाटा अभी भी ख़राब है, अभी भी उसकी रेशियो ख़राब चल रही है। हो क्या रहा है कि कुछ बड़े शेयर्स इंडेक्स को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, और पहली बार में जब बड़ा पैसा आता है ना मार्केट के अंदर, बड़े शेयर्स में ही आता है। और आज की स्क्रीन को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि FIs का पैसा है ये या तो DIs कर रहा होगा, या तो थोड़ा बहुत रिटेल का हो रहा है, या तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे को लग रहा है आज ना पूरा दिन ऐसे ही ना निकाल दें आपके साथ, तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे। जिस 22,000 की कॉलर पुट में अभी आपको दिखा रहा था, दोनों में करीब 30% की गिरावट हो चुकी है। अभी पहले दोनों में डिफरेंसेस था, लेकिन अब नहीं है, अब दोनों में सेम प्रपोर्शनेट में उसको कॉल्स को भी तोड़ रहे हैं और पुट को भी तोड़ रहे हैं। थोड़ा सावधानी से ट्रेड करो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको मार्केट के अंदर। आगे बढ़े, कुछ शॉर्ट वाले शेयर्स भी मैं चेक कर लेता हूँ, जो मेरी शीट में शॉर्ट्स के कुछ शेयर्स दिखते हैं। तो एक बार जरा NMDC दिखाओ, तो NMDC कुछ एक बार जरा चेक करना NMDC। कुछ NMDC तो देखिए प्रेशर, हाँ जी, सो देखिए कल का प्रेशर तो है, कंटिन्यू हो भी रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है वो 222 का जो लेवल है उसके करीब आ रहा है। शॉर्ट पोजीशन फ्रेश चाहें तो मार्केट और स्टॉक का जिस तरीके का मूव है उस हिसाब से मैं कहूँगा इनिशिएट कर सकते हैं 222 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको 232 के पास एक टाइट सा लेना पड़ेगा। किसी तरह की भी रिकवरी आए तो आप एग्जिट कर जाए, वो बेटर रहेगा। तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें 232 के स्टॉप लॉस से, टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 222। ठीक है, NMDC यहाँ पे आप शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं। आज 3.8% का कट ज़रूर दिखा रहा है, पर इस बीच कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स पे भी नज़र डालते हैं, क्योंकि आज जब जेफरीज की रिपोर्ट आई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था देखना, क्योंकि क्रिस वुड ऑफ जेफरीज कई बार उन्होंने हमारे चैनल को भी इंटरव्यू दिया है, हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो काफ़ी बुलिश रहे हैं। आज उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि अब रियल एस्टेट पे उनका जो है वो भरोसा नहीं है, और साथ ही थोड़ा सा वो अपना वेटेज भी कम करेंगे। और कुछ एक काउंटर्स मार्केट की गिरावट के साथ वीक तो हुए ही हैं, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, पर उसके बाद फिर से कल के लोस को तोड़ता हुआ नीचे निकल रहा है। संतोष, 2% का कट है, क्या यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है? गोदरेज प्रॉपर्टी, जी गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी सपोर्ट लेवल है, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 2470 के आसपास 2500 का ऑप्शन बेस भी है, यहीं पे 100 एवरेज भी है, तो इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2470 के नीचे ट्रेड करेगा तो एक रिस्क बन सकता है, बट अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करना है, अभी यहाँ पे कोई शॉर्ट की सलाह नहीं है। पर इस बीच निफ्टी का जो टॉप लूजर है वो है LNT, यहाँ पे 4% से भी ज़्यादा के कट है। एक बार कुछ इसका चार्ट चेक दीजिए, LNT के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या इन स्तरों पे आप शॉर्ट करने की राय देंगे?
तो सृष्टि, मैं कहूंगा कि एलएनटी में शॉर्ट अवॉइड करें। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं। यहाँ पे आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। कल का जो लो बना था उसको भी ब्रेक करके नीचे स्लाइड हो रहा है। बट हमें लग रहा है दैट दिस सेलिंग इन एलएनटी इज अ लिटिल ओवरडन। तो फिलहाल वेट करें। फिलहाल जो हम फॉलिंग नाइफ की बात करते हैं ये उस टेरिटरी में है। तो इसका जहां पे भी बॉटम फॉर्मेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट हमें नजर आएगा और लगे कि यहाँ से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, तो मैं एक्चुअली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो मेरे लिए लार्सन एंड टूब्रो इज बाय ऑन डिप्स। इट्स जस्ट दैट फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव प्रेशर है, एंड एविडेंटली सो। अब यहाँ पे कौन सा लेवल है जिसके आसपास आके स्टॉक थोड़ा सा थम सकता है? दैट इज परहैप्स 3180। यहाँ पे गैप भी है जो मेरे हिसाब से इस फॉल में फिल हो जाएगी। फिर फ्रॉम देयर ऑन द स्टॉक कुड परहैप्स लुक टू रिबाउंड। सलाह एलएनटी पर 4% नीचे अभी ये स्टॉक आ चुका है। आज जो क्रूड का फैक्टर है कच्चे तेल का वो भी बाजार में प्ले कर रहा है। हम देख रहे हैं कि $80 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। वहाँ पर भी वीकनेस और बढ़ रही है और करेक्शन दिखा है हाल फिलहाल में कच्चे तेल में भी, तो उसके चलते भी कुछ स्टॉक साथ चल रहे हैं। पेंट कंपनियां देखिए, एशियन पेंट्स में अच्छी मजबूती है, बर्जर पेंट्स, कांसाइन एरोलेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। पर एशियन पेंट्स आपके लिए दिखा देते हैं। करीब थोड़ी देर पहले जब मैं देख रही थी तो करीब 3% की तेज़ी एशियन पेंट्स दिखा रहा था। अभी अगर देखें तो 4% ऊपर और दिन के ऊपरी स्तर पर एशियन पेंट्स का कारोबार कर रहा है। संतोष जी, कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स एशियन पेंट्स के? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? ये सिस्टम पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया है मॉर्निंग में एशियन पेंट, और एशियन पेंट मुझे लग रहा है कि 3000 से 3020 के टारगेट दिखा सकता है, और ये स्टॉक यहाँ से और आउट परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 3000 का आज ही शायद टारगेट देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर खरीदारी करते तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2930। ठीक है, तो 3000 के ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं एशियन पेंट्स में, इस पर आप नज़र रखिए। आरती इंडस्ट्रीज, कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी तेज़ी दिखाई दे रही है क्योंकि जब कच्चे तेल में करेक्शन आता है तो यहाँ पर इनको भी फ़ायदा होता है, केमिकल कंपनियों के लिए भी ये पॉजिटिव है। आरती इंडस्ट्रीज एक बार देख लेते हैं, 1.5% ऊपर काफ़ी अच्छी एक स्पाइक आया और ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में? पूजा, मैं कहूंगा इसको फिलहाल अवॉइड करें। देखिए, रीजन बहुत सिंपल है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दी एंटायर केमिकल नेम्स। अगर आप बहुत और एक्सपर्ट से बात करेंगे, स्पेशली ऑन द फंडामेंटल साइड, तो आपको ये व्यू आएगा कि एक अच्छी बाइंग इनमें आ सकती है। देयर इज अ टर्न अराउंड। बट वो भी कहीं ना कहीं यही कंकर करेंगे कि शायद इट्स अ मल्टी क्वार्टर स्टोरी। फिलहाल अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं तो इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी रैलीज आई थी और फिजल आउट हो गई हैं। आरती इंडस्ट्रीज ऑल्सो केस इन पॉइंट। ये बहुत डियरली अपने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है जो करीब 595 के पास प्लेस्ड है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे इसके आसपास, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल लेवल। क्या बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम मुझे यहाँ पे लग रहा है? नॉट इमीडिएटली। तो मैं कहूंगा आरती इंडस्ट्रीज को अपने वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें, बट फ्रॉम अ नियर टर्म मोमेंटम परस्पेक्टिव इट्स नॉट अ बाय ऑन माई लिस्ट। एक बार आरती इंडस्ट्रीज पे राय, पर इस बीच अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे काउंटर्स हैं जहां पे अच्छा जोश है, और एक काउंटर स्पेशली उस पे आप नजर डालिए, हेरिटेज फूड्स। यहाँ पे जब कल मार्केट में गिरावट भी हो रही थी तब भी इस काउंटर में एक रीबाउंड था, और डिम्पी जी ने हाईलाइट भी किया था कि ये काउंटर में एक अच्छा रीबाउंड आ रहा है। हालांकि कल ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, पर अभी 16% की तेजी जो है इस काउंटर में आप देख रहे हैं। इलेक्शन सेंसिटिव स्टॉक है और इसके चलते जो मोमेंटम है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मार्केट्स में थोड़ा सा जोश जब आया तो 15.5% का जो तेजी है फिलहाल आप हेरिटेज फूड में देख रहे हैं। डिम्पी, ये वही शेयर है एक्चुअली जो थोड़ा जो किंग है ना, जो किंग मैंस है, ये उससे जुड़ा हुआ शेयर है, टीडीपी से जुड़ा हुआ शेयर है ये। तो ये आप देख पा रहे हैं इसकी इसलिए बढ़त। तो कल ये नोटिस हो रहा था कि देखो अगर जैसे ही वर्डिक्ट आएगा और अगर मामला कहीं भी फंस गया, अब टीडीपी की इंपॉर्टेंस पता लगी गई कल सबको, तो इसलिए ये रिएक्शन थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को लग रहा है अगले 15% तो और भी चल सकता है, लेकिन ये मेरा अपने कॉल नहीं है भाई, ये थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव है, देख के काम करना है इसमें। पता लगे वापस नीचे भी आ जाए, बट ये है कि हाँ, ये इस तरह का रिएक्शन ये शेयर देने की कैपेसिटी रखता है, अभी तो और भी रखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता। तो बट थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना, बट सेंसिटिव स्टॉक है ये काफ़ी। एक और कुछ सेंसिटिव काउंटर्स पे भी डिम्पी हमने नज़र डाली थी, हीरो मोटोकॉर्प भी था उसमें, पर इसके अलावा सन टीवी
उसकी भी हम 2 से 3 दिन से चर्चा कर रहे थे। 700 के ऊपर जब वो निकला सन टीवी, उसके बाद फिर से मोमेंटम इसमें कैच करता हुआ दिखा। जब मैंने सुबह चेक किया था तो फिर भी ये काउंटर जो है हरे निशान में ही था। सन टीवी आज फिर से देखिए 3.5% की तेजी है। एक बार कुछ क्विकली सन टीवी के कुछ लेवल्स बता पाएंगे कि कौन से अब लेवल्स ध्यान में रखने हैं? 716 का भाव चल रहा है। तो सृष्टि यहाँ पे देखिए 730 का जो जोन है इसके आसपास पीक बना था Actually लास्ट डर टाइम, लगता है सर और ऐसा। वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन वो क्रॉस होते ही यहाँ पे आपको मोमेंटम तेजी से आते हुए दिखेगा, बिकॉज एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंप्लीशन होगा। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें बिल्कुल बने रहें। 705 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करके चलें। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, स्पेशली गिवन कि मार्केट थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं तो नर्वसनेस होगी। बट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्ले दिस वुड बी कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बने रहें। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि वहाँ पे इस समय एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं। फिर एक लेवल आपको मैं और बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर जो नोटिस हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस का चैंपियन रुचित जी हमारे से जुड़ रहे हैं। रुचित जी नमस्ते, जरा बताइए कौन सा ट्रेड आपने ढूंढा है? ऑप्शंस का तो बड़ा खतरनाक है आजकल ढूंढना भी। जी बिल्कुल, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली काफी वॉलेटाइल मार्केट्स हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने में रिस्क भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सिलेक्टिव ट्रेड्स ले सकते हैं विद नो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और हमें लग रहा है कि जैसे डिफेंसिव स्पेक्स में थोड़े कॉन्ट्रा बाइंग आ रही है, आईटी हमें लग रहा है कि कुछ आईटी नेम्स में एक बाउंस बैक करंट लेवल से आ सकता है। अब एचसीएल टेक में देखिए एक अच्छी मूव है। टीसीएस अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस अपमूव था टीसीएस का, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए आज के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी मेरी टीसीएस में रहेगी कि जहाँ पे 3800 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 34 रुपीज का उसमें स्टॉप लॉस रखे और 124 के आसपास के टारगेट्स ऊपर एक्सपेक्ट करें। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है ऐसे मार्केट्स में, इसके लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करने की सलाह है। ठीक है सर। टीसीएस आज सुबह हमारे को संतोष सर ने भी दिया, आपने भी दिया। उन्होंने सीधा फ्यूचर बताया, आपने ऑप्शंस बता के हमारा काम हल्का कर दिया। हालांकि टीसीएस अभी चला तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 3800 की स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल है, और इस कॉल के अंदर आप चाहते हो पर प्लस पोजीशंस बना सकते हो। देखो बाजार को रुकना है ना, तो सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। सहारा कहाँ से आएगा? वो 5 शेयर जो मैं सुबह आपको गिनवाता हूँ, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्लैट है, एचडीएफसी के अंदर 1% की तेज़ी है। आज सबकी नज़र जा रही है कि आईटी क्या परफॉर्मेंस देता है। कंजम्पशन तो पता ही है चल ही रहा है, आप मैरिको, डाबर, एचयूएल सब देखोगे ऊपर दिखेगा, लेकिन आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर काम आ गया तो आप ना अर्ली स्टेजेस में भी एंटर कर जाओगे तो आपको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे। इसलिए ऑप्शंस का ये ट्रेड समझ में आता है मेरे को। 3800 वाले कॉल एक बार ज़रा दिखाना वापस से रुचित की। 3800 के स्ट्राइक वाली कॉल 66 रुपये पे मिल जाएगी आपको। आप उसको प्लस कर लो, स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से रख लो। छोटा ट्रेड लेना, ज़्यादा वॉल्यूम मत डाल देना। टीसीएस के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट स्लो होती है, बट एक काम का सौदा ज़रूर है आपके लिए। 3800 के स्ट्राइक की कॉल है। एक जो चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा था वो एक्चुअली में इंडिया विक्स था, वो करीब 20% तक नीचे आ चुका है। देखिए 20% नीचे आने पर भी ना बैंक्स के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी अभी भी आपको लाल निशान में दिखेगा, जबकि निफ्टी किसी तरह से अपने आप को बार बार लाल निशान में जाने से रोक रहा है। तो थोड़ा आप आराम से ट्रेड कीजिए। आज जो बैंक का टूटना, निफ्टी का रुकना, आईटी को लेकर ट्रेड मिलना, इंडिया विक्स का गिरना, ये सब चीज़ कर रहा है कि थोड़ा आईटी फेवर्ड मार्केट भी हो सकता है आज। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान में रख के बस आप आराम से काम कीजिएगा। आते हैं वोडाफोन आइडिया पे। 13 रुपये 60 का हो गया, जिससे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। बसीन साहब तो कह रहे थे प्लस करके रखना। एक टेक्निकल चेक और करवा लेते हैं। संतोष सर प्लस करके रखे ना 13 रुपये 60। जिसने पहले नहीं लिया हो अभी ले ले, वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको लगता है वो 11 रुपये 80 का जो लो लगा था वो मुझे लगता है बेस का काम करेगा? जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता आप व्यू लॉन्ग साइड रख सकते हो। इस गिरावट में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस करंट लेवल पर भी ले सकते हो। और संभावना है कि शायद हमको टेरिफ हाइक देखने को मिला, डिस्पाइट जो भी कुछ रहा है इलेक्शन का आउटकम। तो अगर टेरिफ हाइक आता है तो ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो 1180 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए। ऊपर में वापस शायद आपको 17-18 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। ठीक है। आज जो तेज़ी वाले शेयर हमने ढूंढे थे उसमें से आपको हमने पहले एक शेयर के बारे में जिक्र किया था,
वो था ब्रिटानिया, कोलपाल पे आज सुबह ही चर्चा हुई है, मैरिको पे चर्चा हुई है। दो शेयर मेरी लिस्ट में और भी आ रहे हैं, एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक है यूबीएल। चलो यूबीएल को तो मैं समझ सकता हूँ कि उनका प्रोडक्ट एक बियर है, गर्मी वगैरह काफ़ी पड़ रही है, हीट वेव है, नीचे ऊपर सब जगह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का मूवमेंट भी आज काबिल तारीफ़ है, देखने लायक है यूनाइटेड स्पिरिट्स भी, बाकायदा डेज हाई पे। और आपको बताऊँ F&O का परसेंटेज गेनर में सबसे बड़ा है ये शेयर 6.5% के साथ, और वॉल्यूम भी ठीक है। क्या FIs की तरफ से खरीदारी हो रही है? देख के ऐसा लग रहा है कि किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी ने लिया है। ये रिटेलर का काम नहीं है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को 7% ऊपर टांग देना, और वो भी वॉल्यूम के साथ टांग देना, वो भी किसी इवेंट के बिना। ना तो नंबर, इलेक्शंस क्लोज कर चुके हो, तो आपके पास कुछ खास रीजनिंग भी नहीं है। तो ये तो कहीं डेलिबरेटली बड़ी अच्छी सी पोजीशनिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो एक बार जरा ये समझते हैं, कुछ जरा आप चेक करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स और कितना चलेगा ये। देखिए ट्रैक्शन तो बिल्कुल है यहाँ पे, और मैं देख रहा था करीब 1300 का जो कॉल ऑप्शन है, इसके पास एक अच्छा सा बेस है। टिपिकली राउंड ऑप्शन राउंड फिगर्स जो होते हैं उनके पास होता ही है, बट उसका भी प्रीमियम 40 रुपए है। तो अगर आप उन दोनों को ही जोड़ लें तो करीब मुझे लग रहा है 1330 1340 तक के लेवल्स तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। प्लस जो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट के विपरीत, ऑफकोर्स कंज्यूमर स्पेस का स्टॉक है तो सारी कंज्यूमर नेम्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। तो ये फ्लेवर आपको थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे पोर्टफोलियो थोड़े शिफ्ट होंगे। इसका बेनिफिट यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई लॉन्ग करना चाहे तो 1245 इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन है, इसको अपना स्टॉप लॉस बनाएं। ऑन दी अपसाइड 1300 और फिर 1330 के लेवल्स के लिए आप अगर लॉन्ग चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो बिल्कुल राइट करें। ठीक है, तो ये है सलाह यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 6% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। और आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन और FMCG स्टॉक्स का दिन भी है। FMCG इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर पर, और पिछले 4 सालों में इस तरह की तेज़ी नहीं है जिस तरह की तेज़ी आज FMCG इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इस बीच एक स्टॉक देखिए, सभी स्टॉक्स चल रहे हैं। ITC 2% ऊपर है। संतोष जी, अभी भी क्या मौके देख रहे हैं आप ITC में एंट्री करने के लिए? यस पूजा, हम आईटीसी की बात करें तो सारे एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत चले, ये काफी अंडर परफॉर्म किया है। मोस्टली कोई स्टॉक तो 52 वीक हाई पर है और ये अपने करीबन 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ऊपर में रेजिस्टेंस जरूर है 430-32 की रेंज में, लेकिन वो क्रॉस होता है तो तेजी बढ़ेगी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट मोमेंटम नहीं है। तो अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स देख सकता है। अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करना चाहे तो आईटीसी बेटर ऑप्शन है। रिस्क रिवॉर्ड अगर देखना हो तो ITC अच्छा दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन स्पेस से कुछ और भी स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे हैं। वोल्टास एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है, और ये स्टॉक भी 2% ऊपर है वोल्टास का स्टॉक। और अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिस तरीके की हीट वेव का माहौल है, गर्मी पड़ रही है, उसके चलते इन कंपनियों के पास स्टॉक की कमी है। और आगे जो सेल्स फिगर आएंगे वहाँ पर शानदार बिक्री के आंकड़े आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जब भी कंपनी रिपोर्ट करेगी इस तरह के फिगर्स तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास 2% ऊपर है। कुछ जी, क्या सलाह होगी आपकी वोल्टास पर? यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। 1400-1420 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको पिछले कुछ हफ्तों से और कुछ सेशन से नहीं क्रॉस कर पाया है। ऐसे मार्केट में अगर आपको स्टॉक एक अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है और रेजिस्टेंस के करीब है, देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल। तो वोल्टास में प्रॉफिट बुक करके चलें। अगर आप इसके पीयर्स को भी देखें तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। तो हो सकता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ पे भी आपको वैसा ही एक दौर आता हुआ नजर आए। तो वोल्टास पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। निचले स्तर जो है करीब 1300-1310 के आसपास, वहां से फिर से बाइंग के लिए हम डिस्कस करेंगे, बट वंस इट गेट्स देयर फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग। तो वोल्टास में प्रॉफिट बुक करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। ये है सलाह इस स्टॉक पर। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी हल्की मजबूती है आज। मनप्पुरम फाइनेंस ऊपर है, मुथूट फाइनेंस देखिए वहाँ पर भी 1.5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। पर इस पर भी सलाह ले लेते हैं। संतोष जी, क्या कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में? गोल्ड फाइनेंस की बात करें तो ट्रेड तो बहुत कन्विक्शन कुछ है नहीं, स्टॉक अभी थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। तो कोई ट्रेड कंपल्सिव ट्रेड लेना चाहे तो आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है। अदरवाइज आज मौके डिफेंसिव स्पेस में ही है, रूरल रिलेटेड थीम पे, तो वहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए।
ठीक है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है ना, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी दिख रही है, ना तो लेवल्स की प्रॉब्लम है। भाई आप कहाँ पे 23,000 पे ले रहे थे, जब आपको मिल रहा है 21,800 पे। आपको मार्केट 21,800 पे अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों को 23,000 पे निफ्टी अच्छा लग रहा था। ये है पहला पॉइंट, ये आदमी का सोच बताता है। हम क्या है कि जैसे कल एक मेहमान हमारे साथ थे, वो ये बात बता रहे थे कि भाई गिरावट पे ना आपका मन ही नहीं बन पाता, आप बाय नहीं कर पाते, फॉल को तो बॉट ही नहीं होता, जबकि फॉल ही बॉट करने वाला होता है। हम क्या होता है, तेज़ी पे बॉट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारी ट्रैपिंग बहुत होती है। एक और चीज़, दूसरा, इंडिया विक्स अगर इवेंट क्लोज करवा रहे हैं ना, तो मार्केट के अंदर एक बैक टू बैक अच्छा जंक्शन क्रिएट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। दूसरा, अगर आज मैं सेक्टोरियली भी बांट दूँ ना, तो मेरे को आज सिर्फ कंजम्पशन के अलावा जिसका सेकेंड डे इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे आज सुबह भी हम कर रहे थे कि आपको डिफेंसिव के साथ आपको मार्केट में रखो अपने आप को, तो आपको स्लो ट्रेन से फास्ट ट्रेन में बाद में चढ़ना, पहले स्लो से चलते चलो आप, एक एक स्टेशन रुकेगा लेकिन चलेगा। आज देखो एफएमसीजी का इंडेक्स अपने आप में 4% ऊपर है। आपने जो सारे इंडाइसिस में से कोई भी फायर कर लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, आपको किसी इंडाइसिस में कोई इतना दम नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत आईटी दिखाना चाहो तो एक सेकंड में एक बार आईटी भी दिखाना, आईटी का निफ्टी आईटी इंडेक्स होगा जब उसको भी दिखाना, वो कैसे चल रहा है अभी, करीब आधा % ऊपर है। इसके अलावा आप ज़्यादातर इंडाइसिस को देखोगे नहीं सिस्टम में कि बहुत अच्छे से चल रही होंगी। थोड़ा ना वेट करना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। आज मार्केट वैसे ख़राब नहीं दिख रहा, लेवल से ख़राब नहीं है, ना ही पैनिक है, लेकिन मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कल के जो झटका लगा ना बाज़ार को, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। नहीं तो कल के झटके को अगर आप हटा दो, नहीं तो इस तरह के लेवल्स की वेट कर रही थी दुनिया कि कब 51,000 से 46,000 हमको मिलेगा, निफ्टी हम प्लस करेंगे। 46,000 खड़ा है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो नहीं प्लस नहीं हो रहा। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा शेक सा हो गया और कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ एक दो शेयर आपसे और पता करें। यूपीएल, ये इलेक्शन से पहले भी 500 प्लस का हो गया था, इलेक्शन के झटके ने इसको 500 के नीचे डाल दिया, लेकिन फिर से 500 के ऊपर आ गया है। प्लस करके रखें तो इस पे कन्विक्शन नहीं आता है। अगर हम देखें तो निचले जो स्तर थे 450 से, वहां से ग्रेजुअली अगर आप देखें तो राइज ही रहा है। बट इस स्टॉक ने जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी आई थी तभी भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब हो सकता है कि अगर आप लेके चलें तो पोजिशनली 6 से 12 महीने में आपको यहाँ पे 540 550 तक के लेवल्स देखने मिल जाएं। बट ऑन द होल हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर हर ऊपरी लेवल्स पे वो बना रहेगा। तो यूपीएल फिलहाल कोई खास मोमेंटम है नहीं, सेलिंग प्रेशर है ऑन दी अपसाइड, तो वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। इमीडिएटली बाइंग जैसा तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा ट्रिगर। वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब है, बट हाँ मार्केट को एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ रहे हैं। चलिए मैं आपके सामने ना एक छोटा सा डाटा रखता हूँ, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितने लोग नीचे धकेल रहे हैं और कितने लोग ऊपर। 142 लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ार को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। मैं ये नंबर्स कोट कर रहा हूँ, एक सिस्टम के हेल्प से करता हूँ ये नंबर कोट। 142 लोग नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं और सिर्फ 72 लोग, यानी कि आधे लोग ऐसे हैं जो बाज़ार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो आधे लोग हैं जो धक्का देके बाज़ार को ऊपर कर रहे हैं, उसके डबल लोग ऊपर खड़े हैं जो बाज़ार को नीचे फेंक रहे हैं बार बार। जब तक ये कन्वर्जन नहीं होता ना, कम से कम ये रेशो ठीक नहीं होती है, तब तक बाज़ार के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा, ऐसा लगता कम है। एक बार एडवांस डिक्लाइन दिखाना F&O की, अभी थोड़ी देर पहले तक तो काफ़ी ठीक थी, 120 प्लस शेयर चल रहे थे 50 शेयरों में, उसमें डैम्पर हुआ है क्या? नहीं, इसमें भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। थोड़ा सा आज मार्केट को वेट एंड वॉच और क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। मेरे को लग रहा है कि जो विक्स डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे करके बाद में पोजीशनिंग होगी, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो 250 पौने 300 पॉइंट की गिरावट के साथ है। कोई हेस्टी डिसीजन मत लो। कई बार क्या होता है कि आपको जैसे छटपटाहट सी हो रही होती है, मेरे को भी आज हो रहा है ऐसा नहीं कि आपको ही होता है, हम कोई टाटा स्टील के JSW स्टील के बने हुए हैं, हमारे साथ भी वही ह्यूमन बिहेवियर ही है। लेकिन मेरे को भी आज स्क्रीन देख के ऐसा हो रहा है कि जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, वैसा हो नहीं रहा है, वैसा देखते हैं। लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच करो, हेस्टी डिसीजन ना लो। आपसे यही हो सकता है 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी छूट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 पॉइंट निफ्टी छूट जाएगा, बट हेस्टी डिसीजन से फंस सकते हो आप। तो थोड़ा अपने मन को समझाओ, मैं भी समझा ही रहा हूँ, नहीं तो 3-4 ट्रेड तो पूछ ही लेता अब तक मैं भी। देखते हैं क्या होता है। विश्वमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमको अपने